अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कभी लगता है कि क्या कोई रियली समझता है कितनी मेहनत होती है। फिर भी मैं रात भर जगकर एडिटिंग के बीच नींद से लड़कर सिर्फ इस उम्मीद में वीडियो अपलोड करता हूँ कि शायद कोई एक इंसान इसे देखकर थोड़ा सा फील करे। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, भाई तेरी मेहनत दिख रही है। ये मेरे लिए एल्गोरिदम का गेम नहीं है, ये इमोशंस का रिश्ता है। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सपोर्ट मुझे सच में मोटिवेट करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं और इससे भी बेटर वीडियोस बनाऊं। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इम्प्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चैप्टर 1024 ट्रेडिशनल स्किल्स। ग्रे फॉग के ऊपर पैलेस के अंदर क्लाइन, जो सी गॉड सेप्टर पकड़े हुए था, ने भारी नजर के साथ अपने सामने टेबल पर रखे ब्लैक एम्परर कार्ड और टायरेंट कार्ड को देखा। हालांकि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड का जवाब केवल ये साबित कर सकता था कि किंग जॉर्ज III एक बड़ा सीक्रेट छिपा रहा था। बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग में एक क्रूशल रोल निभाया था और एक मास मर्डर होने की बहुत संभावना थी। ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने हर चीज को स्पीयरहेड किया था और वो असली मास्टरमाइंड था। आखिरकार वो केवल एक पपेट हो सकता था, लेकिन क्लाइन के लिए ये पहले से ही काफी था। टारगेट क्लियर था और उसके पास ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुराग थे कि वे क्या प्लान कर रहे थे। यह देखकर कि मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट उस एरिया को छोड़ चुकी थीं जहां अबनॉर्मैलिटी हुई थी और प्रैक्टिकली सेफ थीं, क्लाइन ने अपनी नजर हटाई और प्रेयर विजन के जरिए MI9 के डिप्टी डायरेक्टर क्यूनस किलगोर के एक्शंस को ऑब्जर्व करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद टेरिटरी को सिक्योर करने और ये कंफर्म करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, क्यूनस किलगोर पहाड़ की दीवार की ओर चला गया और एक ऑब्जेक्ट निकाला। उसका पूरा शरीर एक गोस्टली ब्लू चमक से रंगा हुआ था, क्योंकि वो धीरे धीरे धुंधला और ब्लरी हो गया। फिर वो पतली हवा में गायब हो गया। उसका अता पता अज्ञात था। एक कॉर्पोरियल रिचुअल या आइटम के जरिए ट्रैवलिंग का एक काफी स्पेशल फॉर्म, जो उसे बहुत कम दूरी के भीतर पॉइंट टू पॉइंट टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। जब मैं उन अंडरग्राउंड रूइन से बाहर आया था जहां इन जैंगविल था, मैं भी एक सिमिलर दरवाजे से गुजरा था। हाँ, ये जगह उस पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं है जहां मिस्टर ए ने मेरा पीछा किया था। इस सेटअप के लिए एक बहुत ही सूटेबल और सीक्रेटिव रीजन की आवश्यकता है। अंदर से कोई परमिशन लिए बिना सिर्फ एक एक्टिवेशन आइटम को पकड़ने का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, और एक बार कुछ हो जाने पर कॉरेस्पॉन्डिंग रिचुअल को नष्ट करने से दुश्मन अंदर आने से रुक सकते हैं और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन खोजने से रोका जा सकता है। क्लाइन ने एनलाइटनमेंट में सिर हिलाया। विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड द्वारा अभी रिवील की गई जानकारी को मिलाते हुए वो इस शुरुआती निष्कर्ष पर पहुंचा था कि राजा का सीक्रेट और 3 फैक्शंस की चाल सब अंडरग्राउंड रूइंस के भीतर गहरे छिपे थे। जब तक कोई एंटर करता, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच्चाई प्राप्त की जा सकती थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करने की कठिनाई उतनी ही स्पष्ट हो गई जितना उसने इसके बारे में सोचा। उसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम प्राप्त करना था और गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के लिए एक फेसलेस के रूप में अपने भेस का उपयोग करते हुए वो अंदर टेलीपोर्ट करेगा। इनमें से कोई भी स्टेप आसान नहीं था। अरूड्स के अनुसार क्यूनस किलगोर न केवल ब्लैक एम्पर पाथवे का एक डेमिगॉड था, बल्कि उसके पास एक काफी पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट भी था। भले ही क्लाइन ने तैयारियां कर ली हों, MI9 के ब्रिगेडियर जनरल को हराने की उसकी संभावना बहुत अधिक नहीं थी यदि वो एंजल्स की मदद नहीं मांगता, और किसी को पता चले बिना उसे स्टीलदी तरीके से खत्म करना तो और भी मुश्किल था। इसके अलावा एक एंजल की मदद पाने में कई कठिनाइयां थीं, क्योंकि उन सभी की अपनी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस थीं जो उन्हें सहमत होने से रोकती थीं। भले ही मैं किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना क्यूनस किलगोर को नीचे गिरा दूं, मुझे उस खतरे पर विचार करना होगा जो एंटर करने से उत्पन्न होता है। पहले जो हुआ उसके आधार पर उनके लिए एक फेसलेस के खिलाफ गार्ड पर न होना असंभव है। राजा, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स और डीमोनस सेक्ट के बीच सहयोग यह गारंटी देता है कि उनकी चाल महत्वपूर्ण है। ये बेहद संभव है कि अंडरग्राउंड रूइंस के भीतर एक एंजल है। क्लाइन ने भ्रूभंग किया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रिलायबल एंगल के नुकसान पर था। उसने लंबी धब्बेदार मेज के किनारे को टैप किया और अपने ओरिजिनल विचारों की सीमाओं से बाहर निकलने और इसे एक अलग एंगल से विचार करने का फैसला किया। कुछ सेकंड बाद उसे इंस्पिरेशन की एक चमक मिली। मैं ये सभी स्टेप्स खुद पूरे क्यों करना चाहता हूँ? राजा का सीक्रेट और प्लान संभवतः स्टॉर्म, एवरनाइट और स्टीम के 3 चर्चेस के लिए डेट्रीमेंटल हैं। अन्यथा रॉयल गार्ड्स के फॉर्मर कैप्टन मेसन डियर ने 3 चर्चेस को इन्फॉर्म करने का प्रयास नहीं किया होता। एवरनाइट गॉडेस के एक ब्लेस्ड के रूप में कम से कम अभी के लिए क्या ये स्पष्ट नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए? ये स्कॉलर ऑफ योर पोशन फॉर्मूला के एक्सचेंज के लिए मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी गिना जा सकता है। एक पल में क्लाइन के विचार बेहद स्पष्ट हो गए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रे फॉग के ऊपर का क्षेत्र छोड़ दिया और रियल वर्ल्ड में लौट आया।
नीले और सफेद चेक वाले पजामे पहने हुए गेहरमन स्पैरो ने एक बार फिर अपने हाथ उठाए और प्रार्थना का जेस्चर बनाया। उसने प्राचीन हर्मीज में मंत्रोच्चार किया, द एवरनाइट गॉडेस हु स्टैंड्स हायर देन द कॉस्मोस एंड मोर इटर्नल देन इटर्निटी। You are also the Lady of Crimson, the Mother of Concealment, the Empress of Misfortune and Horror, Mistress of Repose and Silence. इस बार क्लाइंट ने कोई रिचुअल नहीं किया क्योंकि वो किसी बेस्टमेंट या रिस्पॉन्स के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो बस आसानी से डिस्क्राइब करना चाहता था कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड ने क्या कहा था, साथ ही क्योनस किलगोर के बारे में उसके ऑब्जर्वेशंस। इसलिए एक डायरेक्ट प्रार्थना पर्याप्त थी। प्रार्थना करने के बाद क्लाइंट ने सांस छोड़ी और जंगल के एक रिमोट एरिया में खड़ा हो गया, धैर्यपूर्वक पॉसिबल डेवलपमेंट्स का इंतजार करने लगा। 1 मिनट से भी कम समय में एक फिगर अचानक उसके सामने दिखाई दिया, जैसे एक जल्दी से बनाया गया स्केच। नवागंतुक एक साधारण बागे में तैयार था। फिगर की कमर पर पेड़ की छाल से बनी बेल्ट थी। लंबे बाल नीचे गिर रहे थे क्योंकि फिगर नंगे पैर था। उसकी आंखें काली और शांत थीं और वो कोई और नहीं बल्कि हाईएस्ट रैंकिंग आर्कबिशप और तपस्वियों की लीडर, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट आरियाना थी। गुड इवनिंग मैम आरियाना, क्लाइंट ने बिना किसी सरप्राइज के संकेत के सिर झुकाया। आरियाना ने उसकी ओर देखा और ग्रीटिंग वापस की, गुड इवनिंग। उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की क्योंकि उन्होंने सीधे पूछा, कोनास किलगोर पास में है? हाँ, 10 किलोमीटर से कम दूर। क्लाइंट ने दिशा में इशारा किया। उसने अपनी जगह से गायब होने के लिए पहले ही एक आइटम का उपयोग कर लिया है। हमें आगे क्या करना चाहिए? आरियाना ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उसके बाहर आने का इंतजार करो और उसे पकड़ने का मौका ढूंढो। आए, क्या ये बहुत डायरेक्ट नहीं है? आप शांत और सादे दिखती हैं, एक कल्चरल व्यक्ति नहीं एंजल। आप इतनी एग्रेसिव क्यों हैं? यदि क्यूनस किलगोर अंडरग्राउंड रूइंस की ओर नहीं गया और किसी अन्य सीक्रेट बेस पर गया है, या यदि वो राजा की चालों में बहुत गहराई से शामिल नहीं था, तो चर्च के आर्कबिशप द्वारा MI9 के टॉप ब्रास पर कार्रवाई करना निश्चित रूप से ब्रेकिंग न्यूज होगी। किंगडम का टूटना केवल और खराब होगा। क्लाइंट पल भर के लिए अनश्योर था कि उसे आरियाना को कैसे जवाब देना चाहिए। हालांकि वह निश्चित रूप से क्यूनस किलगोर पर हमला करता यदि वह मामले को खुद संभालता, क्योंकि स्लेव ट्रेड और दूसरों को चुप कराने में बाद वाले की भागीदारी पर्याप्त कारण थी। समस्या ये थी कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का डेमिगॉड एक मिलिट्री टॉप ब्रास पर हमला कर रहा है और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का आर्क बिशप एक मिलिट्री टॉप ब्रास पर हमला कर रहा है। ये दो पूरी तरह से अलग मामले थे। मानो क्लाइंट के विचारों को भांपते हुए आरियाना ने शांति से समझाया, एक्शन लेने वाले तुम होगे, मैं नहीं। क्लाइंट उनके स्टाइल का थोड़ा आदी नहीं था। आरियाना ने जारी रखा, मैं तुम्हारे लिए एक कंसील्ड वर्ल्ड बनाऊंगी और तुम्हें आवश्यक सहायता प्रदान करूंगी। एक कंसील्ड स्टेट में लड़ाई? एक एंजल की मदद से लड़ना? क्लाइंट ने एक विचार के साथ सिर हिलाया। तो एम्बुश कहाँ होगा? आरियाना ने संक्षेप में उत्तर दिया, तुम्हारे मेगुर मैनर में। मेरे भी यही विचार हैं, लेकिन मैं खुद ये नहीं कहना चाहता था। क्लाइंट ने गहरी सांस ली और छोड़ दी। एम्बुश लोकेशन के लिए चॉइस बहुत ही सरल लॉजिक से उपजी थी। ये तब करना था जब क्यूनस किलगोर अपनी सबसे रिलैक्स्ड और डिफेंसलेस स्टेट में हो। बिना किसी संदेह के एक बार जब क्यूनस अपना सीक्रेट मिशन पूरा कर लेता है और मेगुर मैनर लौटता है, तो उसे विश्वास होगा कि रात के सबसे जोखिम भरे मामले खत्म हो गए थे। उसका गार्ड ऊपर नहीं होगा। उसी कारण से यदि राजा का सीक्रेट और चाल अत्यंत महत्व की थी, तो ये संभव था कि एक एंजल उसे देख रहा हो जब वो अंडरग्राउंड रूइंस से लौट रहा हो। एक बार जब वो हमले का शिकार होता तो एंजल तुरंत जवाब देने में सक्षम होता, और केवल जब क्यूनस अपने सामान्य डेली रूटीन में लौटता तो मॉनिटरिंग वापस ले ली जाती। आखिरकार केवल सीमित संख्या में एंजल्स थे, इसलिए उनके लिए इतना फ्री होना असंभव था। शुक्र है मैंने उसका पीछा करने का सबसे कोवर्ट तरीका इस्तेमाल किया और दूरी काफी थी। इसे देखते हुए माम आरियाना ने जोखिम से बचने और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए लड़ाई की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाली, बल्कि इसलिए क्योंकि एक कंसील्ड स्टेट बनाए रखना और अंडरग्राउंड रूइंस के अंदर की एग्जिस्टेंस को लड़ाई को नोटिस करने से रोकना उनकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा ड्रेन करेगा। अपने दौड़ते विचारों के बीच क्लाइंट को बेहतर अंदाजा था कि उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस पल आरियाना ने कहा, कंसील्ड वर्ल्ड की लड़ाई रियल वर्ल्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बहुत अच्छा है। क्लाइंट चुपचाप बड़बड़ाया और कुछ सोचकर कहा, तो मुझे तुरंत कुछ तैयारियां करने की जरूरत है। ठीक है, आरियाना ने शांति से जवाब दिया। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे किन तैयारियों की जरूरत है। मैं ये कहने के लिए भी तैयार था कि मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है। जैसे ही क्लाइंट ने खुद पर व्यंग्य किया, उसने अपने नीले और सफेद चेक वाले पजामे को नीचे देखा। उसकी बाईं हथेली जल्दी से ट्रांसपेरेंट हो गई और वह मौके से गायब हो गया। मेगुर मैनर के अंदर क्लाइंट का फिगर अस्तित्व में आया।
गेहमन स्पैरो के रूप में अपना अपीयरेंस बनाए रखते हुए उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और एक टॉप हैट पहनी। इसके बाद उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और लिखने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। उसकी उंगली की नोक से एक स्कारलेट फ्लेम निकली, जिसने कागज के टुकड़े को जलाए बिना जले हुए निशान छोड़ दिए। जले हुए निशानों ने जल्दी से एक कॉम्प्लिकेटेड सिंबल बनाया, जो कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग का मिश्रण था। इस सिंबल के बनने के साथ कमरे में फुल बॉडी मिरर अंधेरा हो गया, जैसे पानी की रोशनी लहराई। एक सिल्वर आउटलाइन दिखाई दी, एक के बाद एक शब्द बनाते हुए। एक्सॉल्टेड ग्रेट मास्टर, आपका वफादार और लचीला सेवक एरोड्स आपके सम्मान का जवाब देने के लिए यहाँ है। क्या आपके पास कुछ है जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे? हाँ, क्लाइन ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखा। कोनास किलगोर के पास कौन सी डेमिगॉड पावर्स और पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं? ये कुछ ऐसा था जिसे वो पहले से अस्पष्ट रूप से जानता था। ये कंफर्म करने के बाद कि क्यूनास किलगोर एक टारगेट था, उसने अधिक जानकारी इकट्ठी की और अब क्यूनास को टारगेट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए और अधिक जानना चाहता था। फुल बॉडी मिरर के सिल्वर शब्द मुड़ गए और छटपटाए, जल्दी से नए शब्द बनाते हुए। ग्रेट मास्टर, क्यूनास किलगोर द फॉलन का अर्ल है। अपनी ताकत छिपाने के लिए वो एक सील्ड आर्टिफैक्ट चलाता है जो लॉयर पाथवे से भी संबंधित है। हालांकि इसमें आर्बिटर पाथवे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिली हुई हैं। इसे कहा जाता है चैप्टर 1025 रैंडम एनोमलीज। फुल बॉडी मिरर के सिल्वर शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें अपनी खुद की जान हो, गायब होते और फिर से बनते हुए। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो एक पॉकेट वॉच है। ये एक पर्टिकुलर एरिया में सर्टेन एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और ये टारगेट से सर्टेन बियॉन्डर पावर्स को स्ट्रिप भी कर सकता है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो जो लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं वे इन दो टाइप से कहीं ज्यादा एक्सीड करती हैं। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो टारगेट को सर्टेन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स गिफ्ट करने में भी एबल है, जिससे वो सुस्त, ईगर, लालची हो जाता है या अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो देता है, केवल अपना ध्यान पैसे पर फोकस करने में कैपेबल रह जाता है। इन इफेक्ट्स के अलावा सील्ड आर्टिफैक्ट के विल्डर के पास टारगेट की स्पीच, एक्शंस, इंटेंशंस और अटैक्स को डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी होगी। ये एक लीथल ब्लो को एक सीरियस इंजरी में रिड्यूस कर सकता है, या ये एक अटैक को रिपेल कर सकता है, प्रोग्रेशन को रेट्रोग्रेशन में बदल सकता है, एक चार्ज को लीड करते हुए एस्केप कर सकता है। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो के नेगेटिव इफेक्ट्स काफी सीरियस हैं। उनमें से नोट करने वाला मेन नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एक बार जब इसे कॉम्बैट में लाया जाता है तो एक सर्टेन रीजन में प्रोड्यूस होने वाले सभी बियॉन्डर इफेक्ट्स रुक रुक कर रैंडम एनोमलीज एक्सपीरियंस करेंगे। ये दोस्त या दुश्मन के बीच फर्क नहीं करेगा, जिससे इसे कंट्रोल करना मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि लाइटनिंग स्ट्राइक अभी भी बिजली का एक बोल्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये टारगेट पर ठंडे पानी का ब्लास्ट भी कर सकता है या अज्ञात स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर्स को समन कर सकता है। इस कारण से क्यूनास किलगोर ने जानबूझकर एक मिस्टिकल आइटम ढूंढा है जो उसे क्रिटिकल मोमेंट्स में सफिशिएंटली लकी बना सकता है, ये उम्मीद करते हुए कि रैंडम इंटरमिटेंट इफेक्ट्स उसे बेनिफिट देंगे। ये निश्चित रूप से एक सर्टेन एक्सटेंट तक यूजफुल है, लेकिन ये उतना महान नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोनास किलगोर के पास एक अजीब रिवॉल्वर भी है। ये एक ईविल गॉड के सैक्रिफाइस के दौरान एक एनोमली से ओरिजिनेट हुआ था। इसे रिवर शाउट ऑफ डिस्पेयर कहा जाता है। यह गोलियों के बिना शूट कर सकता है और प्रत्येक शॉट में इमेंस स्ट्रेंथ होती है। यह एक मिनिएचर मशीन गन की तरह रैपिड पेस पर शूट कर सकता है। जो टारगेट्स इससे हिट होते हैं वे मरने से पहले रिवर की हताशा की चीख, शाउट ऑफ डिस्पेयर सहेंगे। वे अलग अलग लेवल का दर्द, चक्कर और कंफ्यूजन सहेंगे। रिवॉल्वर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि विल्डर भी हताशा की चीख सुनेगा, बस ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक अर्ल ऑफ द फॉलन के रूप में क्यूनास किलगोर में निस्संदेह एक क्वालिटेटिव चेंज आया है जब बात डिस्टॉर्शन और अनरीजनेबल बेस्टोमेंट की आती है। इसके अलावा वो लॉस को एक्सप्लॉइट और इफेक्ट्स को मैग्नीफाई भी कर सकता है और ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए डिसऑर्डर का उपयोग कर सकता है। एक्सप्लॉइट सर्टेन स्टेट्स को लंबे समय तक बढ़ा सकता है या इसे समय से पहले खत्म कर सकता है। ये रूल्स को अपने लिए अधिक फायदेमंद बना देगा। उदाहरण के लिए हवा में कूदने के बाद जमीन से दूर रहने की स्टेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे फ्लोटिंग का इफेक्ट अचीव किया जा सकता है। मैग्नीफाई उसके एक्शंस के इफेक्ट्स या इन्फ्लुएंस को बूस्ट कर सकता है। ये एक साधारण अटैक को एक एग्जीक्यूशन बना सकता है। ये दूर से एक हग को एक रेस्ट्रिक्शन में बदल सकता है। डिसऑर्डर ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स और अटैक्स की एक्यूरेसी को इन्फ्लुएंस करेगा। यह एक भारी भरकम इमारत को ढहने पर मजबूर कर सकता है, जिससे एक बड़ी दूरी कुछ कदमों में छोटी हो सकती है। साथ ही उस पर एम किए गए हमलों को अपने निशान से चूकने की अनुमति देता है।
मैग्नीफाई, एक्सप्लॉइट और डिस्टॉर्शन के माध्यम से लॉयर पाथवे के बियॉन्डर्स कुछ ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो केवल आर्बिटर पाथवे के बियॉन्डर्स ही पूरा कर सकते हैं। बेशक लॉयर पाथवे के लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर पावर्स जैसे ब्राइब भी अर्ल ऑफ द फॉलन के पास समान रूप से हैं और भी मजबूत हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ग्रेट मास्टर, मैंने आपके सवाल का जवाब देना समाप्त कर दिया है। क्या ये ठीक है? आपका जवाब एक गाइडबुक जैसा है। आपने इसे डिलीवर करते समय स्पिरिट वर्ल्ड से जानकारी इकट्ठी की होगी। साथ ही क्या आप इस तरह के मामलों के लिए भी तारीफ चाहते हैं? क्लाइन ने व्यंग्य किया और थोड़ा सिर हिलाया। यह सही है। अरोड्स के सवाल का जवाब देने के बाद वो जल्दी ही जोन में आ गया, क्योंकि उसने डेमिगॉड क्यूनस किलगोर के पास मौजूद पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट की पावर्स और ट्रेड्स को एनालाइज किया। एक अर्ल ऑफ द फॉलन वास्तव में एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड एग्जिस्टेंस है। विभिन्न पहलुओं में क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। चाहे वो बेस्टोमेंट, डिस्टॉर्शन, एक्सप्लॉइट और मैग्नीफाई हो, उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। अगर मैं लापरवाह हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है, बल्कि डिसऑर्डर भयानक नहीं है। ये मूल रूप से सीक्वेंस 5 मेंटर ऑफ डिसऑर्डर की पावर का एक एनहांस्ड वर्जन है। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो में वास्तव में आर्बिटर डोमेन के ट्रेट्स हैं, और इसके बारे में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पहलू नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। सीयर पाथवे के एक बियॉन्डर के लिए मेरा कॉम्बैट स्टाइल निश्चित रूप से तैयारी, प्रिसिजन और कंट्रोल के करीब है। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद मूव्स एक के बाद एक चेन करेंगे। इस प्रोसेस के दौरान अगर एक रैंडम डेविएशन होता है तो पूरा प्लान आसानी से गड़बड़ हो सकता है और पूरा नहीं हो सकता। ये बहुत खतरनाक है। जैसे उसने सोचा, क्लाइन ने डिस्कवर किया कि मुख्य समस्या कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो नाम के सील्ड आर्टिफैक्ट से उपजी है। एक बियॉन्डर के रूप में जो अपने दुश्मन के लिए जाल बिछाना पसंद करता था, क्लाइन नहीं चाहता था कि अपनी मेहनत की प्लानिंग और कड़ी मेहनत के माध्यम से खुद को एक खतरनाक स्थिति में डालने के बाद उसे एहसास हो कि आइटम एक खरगोश को समन करेगा, ठीक जब वह अपनी किस्मत बदलने और अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए फेट साइफन चार्म का उपयोग कर रहा हो। या शायद ये यूजर की मौत का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी में बदल जाएगा। कोनस किलगोर अपनी किस्मत बढ़ाकर प्रभावों को कम कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फॉर्चून या मिसफॉर्चून जो एंजल लेवल पर नहीं है, मुझ पर इफेक्टिव नहीं होगा। हालांकि मेरे पास मैरियोनेट विनर इनोनी है, क्लाइन ने सोचा जैसे उसने अरोड्स को दूसरा सवाल दिया। उस सील्ड आर्टिफैक्ट की इंटरमिटेंट रैंडम एनोमलीज से कैसे बचा जा सकता है? गहरे दर्पण की लहरों से सिल्वर शब्द दिखाई दिए, एक नया वाक्य बनाते हुए। इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है। कॉनस किलगोर को बस बदकिस्मत अनलकी होने की जरूरत है, और इसके लिए एवनाइट पाथवे के डेमिगॉड्स एक्सपर्ट्स हैं। समझ में आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब तक क्यूनस किलगोर मुझसे ज्यादा बदकिस्मत है, मैं लकी रहूंगा। माम आरियाना ने कहा कि वो मुझे सहायता प्रदान कर सकती हैं। उन्हें कंसील्ड स्टेट बनाने से पहले चुपके से क्यूनस किलगोर पर कुछ मिसफॉर्चून डालना बहुत सरल और आसान होना चाहिए। क्लाइन ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ और हुआ तो मैं तुम्हें फिर से समन करूंगा। यस मास्टर। कोई बात नहीं मास्टर। अलविदा मास्टर टिल्ड। फुल बॉडी मिरर की सतह पर सिल्वर शब्दों के बाद एक सिंपल ड्राइंग थी। दर्पण को तुरंत सामान्य होते देख क्लाइन ने अपनी नजर हटाई और जल्दी से अपने दिमाग में उस लड़ाई को सिमुलेट किया जो होने वाली थी। धीरे धीरे उसे एक विचार आया और इंस्पिरेशन की उस चमक को पकड़ते हुए वो इसे रिफाइन करने में आगे बढ़ा। कुछ टेंटेटिव प्लान्स बनाने के बाद क्लाइन बालकनी में गया और रात के आसमान में बगीचे को देखा, फुसफुसाते हुए, क्या आप लड़ाई से पहले क्यूनस किलगोर पर मिसफॉर्चून इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं? एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद उसके कानों में एक शांत और साधारण महिला की आवाज गूंजी। हाँ, तो मेरी तरफ सब ठीक है, क्लाइन ने तुरंत जवाब दिया। शांति जल्दी ही उसके परिवेश में लौट आई। एक काफी ठंडी हवा चली और क्लाइन कुछ सेकंड के लिए बिना किसी एक्सप्रेशन के जागीर मैनर को घूरता रहा। फिर उसने अपने सिल्क हैट को नीचे दबाया, अपने बाएं हाथ पर मानव त्वचा वाले दस्ताने ह्यूमन स्किन्ड ग्लव को खींचा और अपने अंडरआर्म होल्स्टर से डेथ नेल निकाला। इसके ठीक बाद उसने अपने अंगूठे को झटका दिया और आयरन ब्लैक रिवॉल्वर के सिलेंडर को स्पिन कराया। डॉट डॉट डॉट। रात और गहरी हो गई क्योंकि क्रिम्सन मून ने कभी कभी बादलों को चीर दिया। मेगुर मैनर पूरी तरह से गहरी नींद की स्थिति में था। इस पल एक फिगर चुपके से टसॉक रिवर के दक्षिणी किनारे से आया, अपने कमरे में लौटने के लिए 2 से 3 कदम उठाए। वो कोई और नहीं बल्कि MI9 का डिप्टी डायरेक्टर क्यूनस किलगोर था, जिसने सफेद शर्ट और काली पतलून पहनी थी। मोटे लुक वाले इस डेमिगॉड ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और किसी भी अबनॉर्मैलिटी को नोटिस नहीं किया। उसने धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई और गेस्ट रूम में बार काउंटर की ओर चला गया। एक कप लेते हुए उसने मेगुर रेड वाइन की एक बोतल उठाई।
उसने शानदार रात का जश्न मनाने के लिए अपने लिए कुछ वाइन डालने की तैयारी की। इस पल उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गया, जैसे उसने अचानक ऊपर देखा। उसने देखा कि कुछ ग्रे सफेद चिमनियों वाली इमारतें अचानक परछाइयों में ढक गईं, जैसे कि उन्हें स्याही से रंगा गया हो। चिमनियों के किनारे मेगुर मैनर की मुख्य इमारत के स्टीपल लैंडमार्क्स में से एक पर यह समान रूप से अंधेरा था। चमकदार लाल चांद चुपचाप चिमनी के पीछे लटक रहा था। आसमान में ऊंचे बादल और तारे गायब हो गए थे। विशाल क्रिम्सन मून के अलावा वहां पिच ब्लैक अंधेरा था। रात के आसमान के नीचे फूल और पेड़ स्पष्ट रूप से उसके सामने थे, लेकिन उनमें जीवन के किसी भी संकेत की कमी थी। वे धुंधले थे, मानो वे बहुत दूर थे। काली और लाल परछाइयां और इमारतें और सन्नाटा और पौधे खुद को क्योनस किलगोर के सामने ऐसी अजीब स्थिति में प्रस्तुत कर रहे थे। ये डेमिगॉड की पुतलियां फैल गईं, क्योंकि उसने जवाब देने में संकोच नहीं किया। उसने अपना बायां हाथ अपने कपड़ों में डाला और अपना दायां हाथ अपनी बगल के नीचे बढ़ाया। 2 आइटम निकाले। उनमें से उसने अपनी दाहिनी हथेली में एक अजीब रिवॉल्वर पकड़ रखी थी। यह रंग में पूरी तरह से ग्रे थी, एक साधारण रिवॉल्वर से बड़ी। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये क्लासिकल लड़ाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लेज हैमर के आकार का आधा हो। रिवॉल्वर का एक और असामान्य लक्षण ये था कि इसमें 6 बैरल थे, प्रत्येक काफी मोटा। मुंह काला था और इसका सिलेंडर 10 से अधिक बदसूरत रिवेट्स के साथ एम्बेडेड था, जिससे इसमें एक काफी क्रूर ब्यूटी थी। क्योनास किलगोर के बाएं हाथ में एक लोहे की त्वचा वाली पॉकेट वॉच थी। घड़ी के चेहरे पर इसका आधा हिस्सा साफ सुथरे प्रतीकों से भरा था, जो समय के क्रम का पालन करते थे, जबकि दूसरा आधा एक अराजक गड़बड़ केओटिक मेस था। यह पड़ोसी क्षेत्र में भी घुसपैठ कर रहा था। दोनों तरफ उनके पीछे की मशीनरी को देखना असंभव लग रहा था, क्योंकि वे एक ऐसे स्ट्रक्चर में बन गए थे जो और भी जटिल और सिरदर्द प्रेरित करने वाला लग रहा था। लगभग उसी समय एक विशाल क्रिम्सन मून से एक फिगर उभरा। ये बेहद तेज गति से ग्लाइड करता हुआ आया। वह बड़ा और स्पष्ट हो गया। वो काले बालों, भूरी आंखों और कट फीचर्स वाला एक युवक था। युवक ने सिल्क की टॉप हैट और एक काला ट्रेंच कोट पहना था। उसने एक हाथ में एक अनोखी रिवॉल्वर और दूसरे को कवर करते हुए एक पारदर्शी मानव त्वचा वाला दस्ताना पकड़ रखा था। परिवेश की उज्जवल रोशनी के तहत वो विशाल क्रिम्सन मून के वजन से बोझिल लग रहा था। चैप्टर 1026 टू रेस्ट्रिक्शंस। काले ट्रेंच कोट में युवक को हाथ में काली रिवॉल्वर लिए दिखाई देते ही क्योनास किलगोर, जो दुनिया की सभी इंपॉर्टेंट फिगर्स से अनजान नहीं था, ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। उसके बाएं हाथ का अंगूठा, जिसने लोहे की खाल वाली पॉकेट वॉच पकड़ रखी थी, तेजी से हिला। पॉकेट वॉच के मेसी इनलेज पर मौजूद मेटल बटनों में से एक के लिए पहुंच गया। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया। 6 ग्रे गन बैरल्स के साथ गेहरमन स्पैरो पर निशाना साधा, जो एक सर्कल बनाते थे। ये प्रोसेस एक फ्लीटिंग चिंगारी की तरह थी, जो जल्दी ही खत्म हो गई। जहां तक क्योनास किलगोर के बाएं अंगूठे की बात थी, उसने नीचे दबा दिया था। उसने अपनी इंस्टिंक्ट पर काबू पा लिया और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो से सीधे रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो गेहरमन स्पैरो को अच्छी तरह से नहीं जानता था, अनश्योर था कि वो किसमें बेस्ट था। इसके अलावा गेहरमन स्पैरो के अपीयरेंस वाला व्यक्ति गेहरमन स्पैरो नहीं भी हो सकता था। आंख बंद करके रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करना केवल एक अफसर की बर्बादी होगी। उसका इरादा लॉस को डिस्टॉर्ट करने के लिए एक अधिक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ आने से पहले थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने और इंतजार करने का था। बैंग 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 बैंग। अजीब रिवॉल्वर ने हताशा की दहाड़, रोर ऑफ डिस्पेयर छोड़ी और काली और बर्फीली गोलियों का तूफान उगला, जिसने तुरंत क्रिम्सन मून के नीचे दुश्मन को अपनी चपेट में ले लिया। इस पल गेहरमन स्पैरो का फिगर ट्रांसपेरेंट और इनकॉर्पोरियल हो गया। उसी समय गोलियों ने काले ट्रेंच कोट वाले टारगेट को चीर दिया। उसके पीछे छोड़ी गई आफ्टर इमेज को अलग कर दिया। और क्योनस किलगोर के पीछे गेहरमन स्पैरो एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ जल्दी से दिखाई दिया। उसका शरीर आधा झुका हुआ था और वो आगे की ओर झुक रहा था। उसके सिर पर काली टॉप हैट क्रिम्सन मून की रोशनी के नीचे खून जैसी लाल दिखाई दी। उसने अचानक अपने हाथ में काले बैरल वाली रिवॉल्वर उठाई, निशाना साधते और ट्रिगर दबाते हुए अपना मुंह थोड़ा खोला। बैंग! क्योनास किलगोर के दाईं ओर का फ्लोरबोर्ड अनगिनत टुकड़ों में फट गया। गेहरमन स्पैरो का शॉट निशाने से बहुत दूर था। इसके अलावा इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर में स्पष्ट रूप से कमी थी। ये अर्ल ऑफ द फॉलन की डिस्टॉर्शन पावर थी। इसने बुलेट की ट्रेजेक्ट्री को भटका दिया और इसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्योनस किलगोर ने मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसऑर्डर का इस्तेमाल किया। एक कदम के साथ बेडरूम की बालकनी के ऊपर पहुंच गया।
फिर उसने अपना शरीर आधा घुमाया और एक स्मैक स्मैक के साथ उसने अपनी लोहे की खाल वाली पॉकेट वॉच पर मेटल बटनों में से एक को दबाया। उसने फिर गंभीरता से कहा, टेलीपोर्टेशन इज प्रोहिबिटेड हियर। चुपचाप मेगुर मैनर, जो विशाल क्रिम्सन मून द्वारा रोशन किया जा रहा था, ने एक अज्ञात बदलाव का अनुभव किया। गेहमन स्पैरो, जिसका शरीर फायरिंग के बाद तेजी से धुंधला हो गया था, फिर से वॉइड से बाहर दिखाई दिया। वो सफलतापूर्वक पोजीशंस बदलने में विफल रहा था। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो रिस्ट्रिक्शन। क्योनास किलगोर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गेहमन स्पैरो किसमें अच्छा था। उसे तुरंत टेलीपोर्ट करने की उसकी स्पष्ट एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। एक दुश्मन जो हाई फ्रीक्वेंसी पर क्लोज क्वार्टर टेलीपोर्टेशन कर सकता था, वो न केवल इरिटेटिंग था बल्कि खतरनाक भी था। ये महसूस करते हुए कि उसका टेलीपोर्टेशन विफल हो गया था, गेहमन स्पैरो का एक्सप्रेशन शांत रहा। उसका शरीर तेजी से वार्प वॉप हुआ जैसे ही उसके शरीर से रंग फीके पड़ गए, एक गहरी डार्कनेस, डीप डार्कनेस छोड़कर। ये डीप डार्कनेस अचानक जमीन पर गिर गई, उस क्षेत्र में परछाइयों के साथ मिल गई जहां चांदनी नहीं पहुंच सकती थी, जिससे वो इंडिस्टिंग्विशेबल हो गया। बैंग 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 बैंग। बुलेट होल्स ने उस जगह को छलनी कर दिया जहां गेहमन स्पैरो पहले खड़ा था। जमीन को फाड़ दिया। बूम। एरिया तुरंत ढह गया, पहले वाले कमरे को रिवील करते हुए। हालांकि कोई धूल नहीं उड़ी, और इतनी हलचल के बावजूद मेगुर मैनर गहरी परछाइयों में ढका रहा। कोई नहीं जगा या कोई जवाब नहीं दिया। क्योनास किलगोर ने परछाइयों में छिपने की क्रिया को रिस्ट्रिक्ट करने की इच्छा को दबा दिया। रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को पकड़े हुए उसने शांति से अपने परिवेश को ऑब्जर्व किया और अपना हमला शुरू करने से पहले गेहरमन स्पैरो के एक बार फिर दिखाई देने का इंतजार किया। हालांकि ढहे हुए कमरे के अंदर परछाइयां खामोश थीं और कोई हलचल नहीं थी, और खिड़की के बाहर स्टीपल और चिमनियां बर्फीले ठंडे अंधेरे में डूबे रहे। विशाल क्रिम्सन मून छत पर लटका हुआ लग रहा था। बगीचे में पौधे, दूर अंगूर की बेलें और सभी विभिन्न क्लासिकल खिड़कियां इस रात पृष्ठभूमि में डीजेनरेट होती दिख रही थीं। नग्न आंखों से दिखाई देने के बावजूद वे इम्पर्टर्बेबल थे। पूरा मैगुर मैनर ठंडा, अंधेरा और खामोश था, ठीक एक भूले हुए कोने की तरह जिसने दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं किया या दूसरों द्वारा खोजा नहीं गया। जीवन के कोई संकेत नहीं थे। एक डेमिगॉड के रूप में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में, क्यूनस किलगोर के पास जल्दी ही एक थ्योरी थी। उसे संदेह था कि वो व्यक्ति कंसीलमेंट की अथॉरिटी से संबंधित था। इसने उसे कई विचार दिए, लेकिन गेहमन स्पैरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने वास्तव में चुपके से हमला नहीं किया और हमलों की बौछार बर्दाश्त करने का मौका भी छोड़ दिया, जिससे मेरे लिए इतनी सारी ओपनिंग्स छूट गईं। क्या वो नहीं जानता कि एक हाई सीक्वेंस लॉयर या आर्बिटर से निपटना बहुत मुश्किल है जब वे लड़ाई से पहले तैयार होते हैं? क्यूनस किलगोर के दिमाग में पजलमेंट का एहसास हुआ। अपने परिवेश के ऑब्जर्वेशंस और अपेक्षाकृत गैर जरूरी स्थिति का उपयोग करते हुए वो जल्दी ही अपनी वर्तमान स्थिति को समझ गया। वो जानता था कि गेहरमन स्पैरो को हराना कुंजी की नहीं थी, बल्कि कंसील्ड वर्ल्ड से बचना था। यदि वो इस जगह को नहीं छोड़ सकता, तो शायद और भी खतरे उसका इंतजार कर रहे होंगे। जब तक मैं इस डार्क स्टाइल वाले मेगुर मैनर को छोड़ सकता हूँ, भले ही एंजल्स उतर आए, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बैकलैंड में हूँ। ऐसी आर्टिफिशियल कंसील्ड वर्ल्ड्स में एक ओपनिंग होनी चाहिए। ये एक लॉ है जिसे मिस्टीरियस वर्ल्ड में टाला नहीं जा सकता। लॉज का उपयोग और डिस्टॉर्शन वो था जिसमें लॉयर पाथवे के डेमिगॉड सबसे अच्छे थे। क्योनास किलगोर के पास कई विचार आए जैसे ही उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। वो अचानक मुड़ा और बालकनी से कूद गया, एक स्प्रिंग की तरह उड़ते हुए जो रिलीज की गई थी। मिलिट्री का ये डेमिगॉड तुरंत एक हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, लेकिन वो धीमा नहीं हुआ या गिरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने इस गति को बनाए रखा जैसे वो एल्टीट्यूड में ऊंचा और ऊंचा होता गया, इस प्रकार उड़ान फ्लाइट प्राप्त की। अर्ल ऑफ द फॉलन एक्सप्लॉइट। ये लॉज का एक्सप्लॉइटेशन था। कूदने की प्रक्रिया को बढ़ाकर वह बहुत लंबी अवधि बनाए रख सकता था। यदि क्योनस किलगोर एक सीक्वेंस 2 एंजल बन जाता, तो वो इस बियॉन्ड पावर के साथ क्रिम्सन मून पर भी कूद सकता था। हवा में कूदते समय क्योनस किलगोर ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी डिसऑर्डर बियॉन्ड पावर रिलीज की। वो इस अजीब दुनिया में मेगुर मैनर में एक निश्चित स्तर का डिसऑर्डर बनाना चाहता था। असली निकास एग्जिट तब जनरेट की गई रिपल्स के माध्यम से उजागर होगा। तुरंत मेगुर मैनर की पृष्ठभूमि में फूल और अंगूर की बेलें लहराईं। काली स्टीपल, चिमनियां और क्लासिकल खिड़कियां एक धुंधली परछाई में ढंक गईं। पूरी दुनिया में केवल विशाल क्रिम्सन मून जो उनके ठीक सामने दिखाई दे रहा था नहीं बदला। वो आसमान में चुपचाप लटका रहा। वही निकास है। क्योनस किलगोर ने डिसऑर्डर से पैटर्न को समझा
और कुछ वास्तविक फीडबैक का उपयोग करते हुए उसने निर्धारित किया कि निकास कहाँ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कमर में ताकत लगाई और अपनी दिशा को जबरदस्ती बदलने के लिए मैग्नीफाई का इस्तेमाल किया, जिससे उसे चमकदार लाल चांद की ओर भागने की अनुमति मिली। ठीक उसी समय मेगुर मैनर के सामने एक फिगर दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि कोल्ड लुकिंग गेहरमन स्पैरो था, जिसने काला ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहनी थी। वूश! हवा का एक तेज झोंका कहीं से भी दिखाई दिया, गेहरमन स्पैरो को ऊपर की ओर ले गया। जैसे ही उसने क्योनस किलगोर का पीछा किया, हवा के बीच उसने अपने दाहिने हाथ में आयरन ब्लैक रिवॉल्वर उठाई और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! एक गोली बाहर उड़ी, अनगिनत टुकड़ों में फट गई। वे फिर एक तूफान में बदल गए जो क्योनास किलगोर की ओर बह गया। डेथ नेल स्लॉटर! ये हमलों की बौछार थी। लगभग उसी समय क्योनास किलगोर ने बिना किसी चेतावनी के दिशा बदल दी, चांद की ओर भागने के बजाय नीचे गिर गया। नतीजतन वो बुलेट स्टॉर्म के हमले से बच गया, जैसे कि वो इसके लिए तैयार था। जैसे ही उसने ये कहा, गरजती हवा रुक गई। मेगुर मैनर एक बार फिर खामोशी में लौट आया, क्योंकि ये काली परछाइयों से ढका हुआ था। क्योनास किलगोर ने दिशा बदली और गेहरमन स्पैरो की तलाश में हवा में स्पाइरल करना शुरू कर दिया। हालांकि अंधेरे रात के आसमान में कोई एनोमली नहीं थी। अर्ल ऑफ द फॉलन ने विशाल क्रिम्सन मून की ओर भागना जारी रखने की तैयारी करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। इस पल बगीचे, अंगूर के बाग और जागीर की मुख्य इमारत में फिगर्स दिखाई दिए। वे या तो बड़े हो गए या लंबे हो गए, तेजी से रूप ले रहे थे। उन सभी के बाल काले और भूरी आंखें थीं, जिनके चेहरे के फीचर्स शार्प थे। उन्होंने सिल्क की टॉप हैट्स और काले ट्रेंच कोट्स पहने थे। वे सभी गेमन स्पैरोज थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनमें से कुछ नॉर्मल बिल्ड के थे, कुछ की पीठ अंदर की ओर धंसी हुई थी, बाकी फूले हुए ब्लोटेड थे, जबकि अन्य सिर्फ एक पतली परत थे। इस दृश्य को देखकर क्योनास किलगोर ने तुरंत एक खतरनाक दुश्मन को याद किया, जिसका उसने एक बार सामना किया था। इंटिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लीडर्स में से एक बिजारो सॉर्सरर। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो तैयार था। हालांकि उसका मुख्य लक्ष्य बदले हुए मेगुर मैनर से बचना था, लेकिन वो अभी भी चिंतित था कि गेहरमन स्पैरो उस पर हमला करने के अवसर का लाभ उठाएगा। इसलिए वो एक साधारण जाल के साथ आया। अपने एस्केप को चारे बेट के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, ताकि छिपे हुए गेहरमन स्पैरो को बाहर निकाला जा सके। वह तब अपने प्रतिद्वंद्वी को भारी रूप से घायल करने के लिए पहल कर सकता था। आधे रास्ते नीचे क्योनस किलगोर का फिगर अचानक वापस उछला, उस दिशा को डिस्टॉर्ट कर दिया जिसमें वो जा रहा था। इस बार उसकी मंजिल अगला पॉइंट था, जहां गेहरमन स्पैरो उड़ रहा था। ठीक उसके बाद उसने अपने पॉकेट वॉच वाले बाएं हाथ को पीछे खींचा और पतली हवा के माध्यम से गेहरमन स्पैरो को पकड़ लिया। उसे लगभग 100 मीटर दूर से उसके ठीक सामने खींच लिया। अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई! वूश! गरजती हवाओं के बीच क्योनस किलगोर ने गेहरमन स्पैरो के कपड़े पकड़े और अपनी अजीब रिवॉल्वर को अपने दाहिने हाथ में आगे दबाया। बैंग! 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 रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर ने मशीन गन की तरह अनगिनत गोलियां छोड़ी, तुरंत गेहरमन स्पैरो के शरीर को कागज के फड़फड़ाते टुकड़ों में फाड़ दिया। क्योनास किलगोर की नजर थोड़ी जम गई, क्योंकि उसने तुरंत अपनी बाईं उंगली हिलाई और अपनी पॉकेट वॉच पर मेटल बटनों में से एक को दबाया। एक क्लिक के साथ अर्ल ऑफ द फॉलन ने एक डोमिनियरिंग अंदाज में कहने में संकोच नहीं किया, स्टैंड-इन्स आर प्रोहिबिटेड हियर। चैप्टर 1027 डिसीट। कॉनस किलगोर के ये रियलाइज करने के बाद कि उसका दुश्मन किस बियॉन्डर पाथवे का है, गार्डन, विनयार्ड और मैं बिल्डिंग में सभी गेहरमन स्पैरोज ने अपना बायां हाथ उठाया। उन्होंने अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी को कर्ल किया, इंडेक्स फिंगर और थंब को एक्सटेंड करते हुए उन्हें गुण की सिंपल शेप दी। बैरल्स और मजल्स को रिप्रेजेंट करने वाली इंडेक्स फिंगर्स ने हवा में कोनास किलगोर पर निशाना साधा, इससे पहले कि उनके हाथ रिकॉइल के कारण ऊपर झटका खाए। बैंग! 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 बहरे करने वाले शोर के बीच अर्ल ऑफ द फॉलन के बगल में इल्यूजरी डव्स दिखाई दिए, जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए था। वे हर दिशा से उसकी ओर उड़े, जो अत्यंत सुंदरता का एक शानदार नजारा था। यह आयरन स्किन पॉकेट वॉच और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो से आई रैंडम अनोमली थी। इसने एयर कैनन्स को, जो घरों को उड़ा सकती थी, शांति के डव्स में बदल दिया, जो कोई खतरा पैदा नहीं करते। दुश्मन की कलेक्टिव वॉली को डिसरप्ट करने के लिए डिसऑर्डर उस करने के बाद कॉनस किलगोर डव्स को उड़ते और हवा में डिस्पर्स होते देखकर हैरान नहीं हुआ। वाह, पहले से हाई मेंटली प्रिपेयर्ड था। वाह, बरसों से सील्ड आर्टिफैक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपने हाथ उठाने में संकोच नहीं किया, जिसमें आयरन स्किन पॉकेट वॉच और रिवॉल्वर उन्हें टकराने की कोशिश करते हुए।
यह डिस्टॉर्शन था जिसने उसके नीचे सभी गेरमन स्पैरोज को टारगेट किया। कॉनस किलगोर के लिए बिजारो सॉर्सरर से लड़ते वक्त जो चीज उस सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी वह ये थी कि वह बता नहीं सकता था कि जिस दुश्मन का वह सामना कर रहा था वह मैरियोनेट था या एक्चुअल पर्सन, जब तक कि मैरियोनेट बहुत क्रूड लेवल का ना हो। इस प्रकार उसके पास कई बियॉन्डर पावर्स थे जिन्हें यूज करने की उसने हिम्मत नहीं की क्योंकि वे मैरियोनेट्स के खिलाफ इनफेक्टिव थे। एक लार्ज स्केल प्रोहिबिशन इफेक्ट फिर भी ठीक था, लेकिन सिंगल टारगेट डेप्रिवेशन एक्चुअल कॉम्बैट में मीनिंगलेस था। चाहे मैरियोनेट की कितनी भी बियॉन्डर पावर्स छीन ली जाएं, इससे एक्चुअल बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता था। जब ऐसा होता उसका विरोधी बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैरियोनेट स्विच कर लेता। इसी तरह के कारणों से मैरियोनेट्स पर मिस्टिकल आइटम्स पर मैग्नीफाई उस करना कोनास किलगोर द्वारा स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए टेम्पररीली हटा दिया गया था। इसी तरह अर्ल ऑफ द फॉलन का बेस्टोमेंट किसी काम का नहीं था। यह डेप्रिवेशन से भी इंफीरियर था क्योंकि ये बिजारो सॉर्सरर के मैरियोनेट को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्ड पावर्स खोने का कारण बन सकता था। हालांकि मैरियोनेट को बेस्टो किए गए नेगेटिव इफेक्ट्स यूएस मीन बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर पाते थे। चाहे वह उस सुस्त बना दे, लड़ने की इच्छा खो दे, उन्हें एंग्शियस कर दे या केवल पैसे पर फोकस करे, ये एक मैरियोनेट के लिए मीनिंगलेस था जो एसेंस में डेड था, बिना सोचने की क्षमता या एक्शन लेने के इंक्लिनेशंस के। इसलिए कॉनस किलगोर ने पहले मैरियोनेट्स और एक्चुअल बॉडी की पहचान करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया। इस एस्पेक्ट में दूसरों के पास शायद कोई सोल्यूशन ना हो, लेकिन लॉयर पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के पास निश्चित रूप से ऐसी चिंता नहीं थी। हर चीज के नियम दी और सब कुछ सर्टन रूल्स का पालन करता था। एक लॉयर डेमीगॉड के रूप में वे अपने लिए उनका फायदा उठाने के लिए जो भी लूप होल्स द उन्हें ढूंढने में अच्छे थे। दूसरे बिजारो सॉर्सरर्स से लड़ने के अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ और कैसे उसने बाद में उनसे निपटने के सॉल्यूशंस पर गंभीरता से विचार किया था, कॉनस किलगोर को पूरा यकीन था कि डिस्टॉर्शन उसके दुश्मन को सप्रेस कर सकता है। वह जानता था कि बिजारो सॉर्सरर्स अपनी एक्चुअल बॉडी और मैरियोनेट्स के बीच सीमलेसली स्विच कर सकते हैं। उसने इसे डिस्टॉर्ट करने का प्लान बनाया जिससे बिजारो सॉर्सरर केवल 2 से 3 मैरियोनेट्स में स्विच करने में सक्षम हो। इस तरह एक्चुअल बॉडी और मैरियोनेट को पहचानने की कठिनाई कम हो जाएगी। बेशक अगर ये तथ्य ना होता कि डिस्टॉर्शन कुछ सर्टेन लिमिट्स को एक्सीड नहीं कर सकता था और एरिया ओरिएंटेड प्रोहिबिशन इफेक्ट्स अपनी सीमा तक पहुंच गए थे, तो कॉनस किलगोर निश्चित रूप से अपने विरोधी से निपटने के लिए एक सरल तरीका अपनाता, जैसे कि बिजारो सॉर्सरर को केवल एक मैरियोनेट के साथ स्वैप करने के लिए मजबूर करना या वहां मैरियोनेट्स के साथ स्वैपिंग को प्रोहिबिट कर देता। कॉनस किलगोर ने रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर और कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को एक साथ टकराया, मानो वह एक बड़े एरिया को एक छोटे एरिया में कंप्रेस कर रहा हो। अर्ल ऑफ द फॉलन डिस्टॉर्शन। इन 2 गोल्स के लिए उसने डेथ नेल और क्रीपिंग हंगर भी विनर एनोनी को दी दिया और उस मैरियोनेट के बजाय असली गेमन स्पैरो जैसा दिखाया। करंट डेवलपमेंट से कॉनस किलगोर डिस्टॉर्शन, डिसऑर्डर और मैग्नीफाई खोने वाला था। बैंग 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 बैंग। नीचे गेमन स्पैरोज ने कलेक्टिवली शॉट्स फायर किए। अचानक एयर कैनन्स और डेप्रिवेशन बुलेट एक्सप्लोड हो गए, लाल, बैंगनी, पीले या हेयर फायरवर्क्स में बदल गए। हालांकि वे डीप डार्क स्काई को इल्यूमिनेट करने में असमर्थ थे। कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो ने एक बार फिर रैंडम अनोमली क्रिएट कर दी थी। इसने बिना किसी पॉज या डिले के लगातार कई बार अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए थे। कॉनस किलगोर तुरंत मुस्कुराया और अपने हाथ फिर से एक साथ मारे। अचानक विशाल क्रिम्सन मून की इल्यूमिनेशन के नीचे सिल्क टॉप हैट्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए युवक ग्लूमी हो गए। केवल 2 ने अपनी पिछली स्टेट्स मेंटेन की। अर्ल ऑफ द फॉलन के डिस्टॉर्शन ने असर दिखाया था। इसका मतलब था कि गेमन स्पैरो केवल अनडू नॉर्मल मैरियोनेट्स के साथ जगह बदल सकता था। फिगर ने सिल्क टॉप हैट, ब्लैक ट्रेंच कोट, ह्यूमन स्किन्ड ग्लव और आयरन ब्लैक रिवॉल्वर पहनी थी। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और डीप आउटलाइन थी। वह एक और गहरमान स्पैरो था। क्रिम्सन मून उसके कंधों पर बोझ डालता हुआ लग रहा था, जैसे वह नीचे ग्लाइड कर रहा था। प्रोसेस में उसका शरीर फैल रहा था और साफ हो रहा था। जहां तक उसके हाथ में आयरन ब्लैक लॉन्ग बैरल रिवॉल्वर की बात थी, उसने उस पहले ही उठा लिया था और कोनास किलगोर पर निशाना साधा था। बैंग बैंग। एक गोली जिसमें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेक्शंस द मजल से बाहर निकली, सीधे कॉनस किलगोर की ओर बढ़ी। ये एक डेप्रिवेशन बुलेट थी जिसे वर्म ऑफ टाइम का उपयोग करके बनाया गया था, जो आमोन के अवतार ने पीछे छोड़ा था। ये आर्बिटर पाथवे के डेप्रिवेशन से अलग था। एसेंस में ये चोरी थेफ्ट थी। ये टारगेट द्वारा यूज की गई पिछली 3 बियॉन्डर पावर्स को चुरा सकता था और उन्हें उस करने की क्षमता के साथ एम्पावर्ड हो सकता था। हालांकि जब तक आर्बिटर पाथवे का डेप्राइवेशन टारगेट सिलेक्ट करता था, तब तक वे उन्हें उनकी एबिलिटी से सीधे डिप्राइव कर सकते थे।
हालांकि इस बुलेट के डेप्रिवेशन इफेक्ट को इफेक्टिव होने के लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं थी। टारगेट को एक निश्चित रंगे के भीतर होने और एरिया छोड़ने में असमर्थ होने की आवश्यकता थी। संक्षिप्त में एक अनअवॉइडेबल था और केवल किसी के लेवल या सीक्वेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से रेजिस्ट या कम किया जा सकता था, जबकि दूसरे को इफेक्टिवली डोज किया जा सकता था अगर शॉट का पता समय से पहले लग जाए। क्लाइन ने स्नीक अटैक छोड़ दिया था और समय के लिए टाल दिया था, क्योंकि एक तरफ वह चाहता था कि कोनास किलगोर अपनी सभी प्रोहिबिशन और डेप्रिवेशन पावर्स को अनबियॉन्ड पावर्स पर उस करे जो यूज इंपॉर्टेंट लगती थी। दूसरी तरफ वह पहली रैंडम अनोमली होने का इंतजार भी कर रहा था। फिर वह दो अनोमलीज के बीच के गैप को सीज करके डेप्रिवेशन बुलेट के साथ कोनास किलगोर की 3 सबसे पावरफुल पावर्स चुरा लेगा। चुपचाप उसने अपने हाथ में गहरी परछाई के साथ एक लाल चमक पैदा की। ऐसा लग रहा था जैसे वाह, इसे गार्डन विनयार्ड और मैं बिल्डिंग में गेहरमन स्पैरोज को ऑफर कर रहा था। जहां तक मोटे और पतले, नॉर्मल या भयानक क्रेजी एडवेंचरर्स की बात है, उनमें से किसी ने भी कोई एबनॉर्मैलिटीज एक्सपीरियंस नहीं की। कॉनस किलगोर ने भी एक रैंडम अनोमली सफर की, जो कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो द्वारा लाई गई थी। इसने डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को नीचे गार्डन से एक फूल समन करने में बदल दिया था, और यूएस पाल एयर कैनन्स जो इल्यूजरी डव्स में बदल गए थे जारी रहे। आसपाल दो डेमीगॉड्स के बीच की लड़ाई लूडिक्रस, कॉमिकल और फनी हो गई। बेशक, चाहे वह गहरमान स्पैरो हो या कोनास किलगोर, किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा था, खासकर बाद वाला। उसने एक बार फिर हेल्पलेसनेस का एक फेमिलियर सेंस महसूस किया। उसने फिर से अपनी हथेलियों को एक साथ मारने में संकोच नहीं किया, डिस्टॉर्शन को पूरा किया। वाह, रैंडम अनोमली इफेक्ट का विरोध करने के लिए क्वांटिटी पर रिलाई करना चाहता था। हालांकि गहमन स्पैरो कोई डेड पर्सन नहीं था जो टर्न बेस्ड कॉम्बैट के एटिकेट का पालन करेगा। क्रेजी एडवेंचरर्स के बड़े हिस्से ने या तो फायरिंग स्टांसेस में अपने हाथ उठाए या क्वेश्चनेबल ऑथेंटिसिटी के साथ डेथ नेल का उपयोग किया, हवा में अर्ल ऑफ द फॉलन पर निशाना साधा। इस बीच कॉनस किलगोर का दिल हिल गया। उसने ऊपर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि ब्लैक स्टीपल के ऊपर लटके हुए विशाल क्रिम्सन मून के अंदर एक बार फिर एक फिगर दिखाई दिया था। उसने तब देखा कि गहमन स्पैरो, जो क्रिम्सन मून से उतरा था, उससे उतना दूर नहीं था जितना पहले था। उनके बीच की दूरी केवल लगभग 100 मीटर थी। वाह, अनजाने में यूएस रंगे में एंटर कर गया था, जहां स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल किया जा सकता था। वाह, बिना एहसास किए वहां कम से कम 3 सेकंड तक रुका रहा। डिसीट। अमोन के अवतार से बनी एक डिसीट बुलेट। जब क्लाइन, जो वास्तव में विनर एनोनी था, ने ट्रिगर दबाया था, उसने न केवल एक डेप्रिवेशन बुलेट फायर की थी, बल्कि वास्तव में 2 बार फायर किया था। ये किसी भी रैंडम अनोमलीज को होने से रोकने के लिए था। एक बार अनोमली होने के साथ, भले ही दूसरी अनोमली होनी हो, थोड़े इंटरवल पर फायर की गई 2 गोलियों में से केवल एक ही प्रभावित होगी। आखिरकार ये एक इंटरमिटेंट रैंडम अनोमली थी। लगातार 2 से 3 बार होना संभव था, लेकिन 4 या 5 लगातार ओकरेंसेस दुर्लभ, रेयर थिन। इसलिए कई बार हमला करके कम से कम एक या अधिक इंस्टेंसेस होंगे जो अनोमली से सफर नहीं करेंगे। अभी अभी दूसरी डिसीट बुलेट की फायरिंग मैरियोनेट्स की कलेक्टिव वॉली द्वारा चिपा दी गई थी। यही कारण था कि क्लाइन ने विनर एनोनी से डेथ नेल का उपयोग करवाया। ये उसकी किस्मत पर भरोसा करने के लिए था। अंत में उसने कुनास किलगोर को सफलतापूर्वक धोखा दिया और विनर एनोनी को चुपचाप उससे 150 मीटर की सेफ डिस्टेंस में एंटर करने और उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू करने और इनिशियल कंट्रोल प्राप्त करने की अनुमति दी। इसके ठीक बाद कॉनस किलगोर ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी बांह घुमाई और यूएस फूल को फेंक दिया, जो पॉकेट वॉच के साथ पकड़ा हुआ था। फूल की गति बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि उसने अननोन ओरिजिन्स का वजन हासिल कर लिया है। एक तीर की तरह वह नॉर्मल मैरियोनेट्स में से एक की ओर शूट हुआ। ये हमला मैग्नीफाइड किया गया था और ये ब्राइब वीकेंड के इफेक्ट्स के साथ भी आया था। बूम। फूल एक कैनन की तरह था जो भारी तरह से जमीन पर टकराया, जिससे एक वायलेंट भूकंप आया। इससे उठी लहरों ने आसपास के साधारण और असाधारण मनुष्यों को ऊपर फेंक दिया, उन्हें फाड़ दिया या बुरी तरह घायल कर दिया। 2 मैरियोनेट्स, जिन्हें गहमन स्पैरो स्वॉप कर सकता था, मांस के टुकड़ों में रिड्यूस हो गए थे। कॉनस किलगोर ने अपनी शांति बनाए रखी। जैसे ही उसने हवा में अपनी ट्रेजेक्टरी को डिस्टॉर्ट किया और फ्लाइट के दौरान एरिया का चक्कर लगाया, उसने रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर को उठाया और इसे यूएस गहमन स्पैरो पार एम किया, जो क्रिम्सन मून से उतरा था। उसी समय उसने चुपचाप एक बेस्टोमेंट तैयार किया। वाह, अपने टारगेट को लड़ने की इच्छा की कमी की नेगेटिव स्टेट देना चाहता था। लेकिन यूएस पाल कॉनस किलगोर का दिमाग अचानक भटक गया क्योंकि उसके विचार सुस्त हो गए। ये मैरियोनेट में बदलना। कॉनस किलगोर की मेंटल स्टेट सख्त हो गई क्योंकि वह अपनी करंट सिचुएशन को समझ गया। जिस पाल ये शुरू हुआ, इसका मतलब था कि बियॉन्ड द पावर असर कर रही थी। चूंकि कोई अनोमलीज नहीं थे, इसका मतलब था कि अब और नहीं होंगी।
चैप्टर 1028 सेविंग हिमसेल्फ। सही नहीं, मेरे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स उसके कंट्रोल में हैं। फेसलेस बियॉन्डर्स, मैरियोनेटिस्ट्स या बिजारो सॉर्सरर्स से मिलने और यहाँ तक कि सीनियर बियॉन्डर्स और डेमीगॉड से लड़ने के बाद कोनास किलगोर उस मुसीबत से अनजान नहीं था जिसमें वो था। वो इससे काफी परिचित भी था और काफी कुछ जानता था। इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो एक जानलेवा जाल में फंस गया था। खुद को बचाने के लिए उसके पास 15 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं था और इन 15 सेकंड में उसके विचार और अधिक सुस्त होते जाएंगे और जिस गति से वो समाधान सोच सकता था वो धीमी हो जाएगी। अंत की ओर केवल एक समाधान के बारे में सोचने में उसे कई सेकंड लगेंगे। फिर उसके अकड़े हुए और सुस्त शरीर को उसके विचारों को पूरा करने के लिए काफी समय लगेगा। इसका मतलब ये भी था कि उसके पास खुद को बचाने के लिए लगभग 10 सेकंड थे। बेशक उसने पिछले कुछ सेकंड के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स पर विचार किया था। वो था अपने शरीर का कंट्रोल छोड़ना और अपना मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिवील करना। इसके जरिए वो एक मैरियोनेट बनने में लगने वाले समय में देरी कर सकता था और फिर अपनी एग्जिस्टेंस का उपयोग दुश्मन को बाधित करने के लिए कर सकता था, उन्हें एक निश्चित हद तक झटका दे सकता था। हालांकि ऐसा करके भले ही वो मैरियोनेट बनने की किस्मत से बच जाए और अपने दुश्मन को हराने में भी कामयाब हो जाए, क्योनास किलगोर को जिंदा रहने का ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। वो ऐसा डेमीगॉड नहीं था जो अपने मानव रूप और मिथिकल क्रीचर फॉर्म के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सके। उसे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मिथिकल क्रीचर फॉर्म में अपना होश बरकरार रख सकेगा। दूसरे शब्दों में, मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिलीज करके मैरियोनेट बनने की किस्मत से बचने के नतीजे का मतलब शायद ये था कि इंसान क्योनास किलगोर मर जाएगा, जबकि उसी नाम का एक मॉन्स्टर उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। उस नतीजे की वजह से कॉनास किलगोर तब तक ऐसी कोशिश नहीं करेगा जब तक कि ये जरूरी ना हो, जबकि उसके विचार बहुत ज्यादा सुस्त नहीं थे। और कैसे वो अपने कानों में रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर सुन सकता था। मिलिट्री के इस डेमीगॉड ने जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपना पहला प्लान बनाया। उसने अपने दाहिने अंगूठे को उस स्पीड से हिलाया जिसे धीमा नहीं माना जा सकता था। अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई। क्योनास किलगोर अपनी किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर सील्ड आर्टिफैक्ट के हमले को मैग्नीफाई नहीं करना चाहता था। इसके बजाय इसका उपयोग रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर के साइड इफेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए किया गया था। इस स्पेशल रिवॉल्वर ने विल्डर को समय समय पर हताशा की दहाड़ सुनने की अनुमति दी, जो बिना गॉडहुड वाले प्राणियों के लिए काफी गंभीर झटका था, जो उन्हें आसानी से कंट्रोल खोने की कगार पर, पागलपन, मेंटल ब्रेकडाउन या दिमाग खाली होने की तरफ धकेल देता था। और सीक्वेंस 4 पर एक बार जब उसके शरीर में मिथिकल क्रीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गईं, तो दहाड़ के असर काफी कम हो गए थे। कोनास किलगोर के लिए ये दहाड़ उसके दिमाग को भटकाने और चिड़चिड़े मूड स्विंग्स पैदा करने के लिए काफी थी। इसका उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और उसे इसकी आदत हो गई थी। और उस पल वो उस हताशा की दहाड़ को उस स्टेट तक मैग्नीफाई करना चाहता था जहां एक डेमीगॉड भी उसे बर्दाश्त ना कर सके। वो इस साइकिक पियर्सिंग से आने वाले दर्द का उपयोग अपने दिमाग में स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल होने की स्टेट से बचने के लिए करना चाहता था। चूंकि मैग्नीफाई को किसी ऑब्वियस एक्शन की जरूरत नहीं थी, इसने अपने इफेक्ट्स दिखाने में देर नहीं लगाई। उसके सामने गेहमन स्पैरो, जिसने डेथनेल पकड़ी थी और हाफ टॉप हैट पहनी थी, हवा के तेज झोंकों के साथ हवा में तैर रहा था। वो अर्ल ऑफ द फॉलन को इस बियॉन्डर पावर का सफलतापूर्वक उपयोग करने से रोकने के लिए समय पर नहीं पहुंच सका। लेकिन अगले ही सेकंड में क्योनास किलगोर को जवाब में एक भयानक दहाड़ नहीं बल्कि खामोशी मिली। वो साधारण दहाड़ जो ओरिजिनली मौजूद थी, गायब हो गई थी। ये कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो द्वारा लाई गई एक रैंडम एनोमली थी। गंभीरता से, कितना बदकिस्मत। कोनास किलगोर के विचार धीरे धीरे उसके दिमाग में कौंध गए। उसके पास निराश महसूस करने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसने तुरंत दूसरा प्रयास किया। उसने लड़खड़ाते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया, रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर को गेहमन स्पैरो पर निशाना बनाया, जो उससे 150 मीटर दूर खड़ा था और ट्रिगर दबाने ही वाला था। उसी पल उसके दाहिने हाथ पर चलने वाली तेज हवाएं अचानक अंदर की तरफ बिखर गईं, बिखरे हुए भंवर में बदल गईं। अर्ल ऑफ द फॉलन डिसऑर्डर। क्यूनास ने इसका उपयोग गेहमन स्पैरो की इंटरफेरेंस का सामना करने के लिए किया था। उसके बाद थंपिंग साउंड्स की एक सीरीज सुनाई दी। मशीन गन की तरह रिवर्स शाउट ऑफ डिस्पेयर ने बिना रुके खतरनाक गोलियां उगली। गेहमन स्पैरो के चारों ओर, जिसने ट्रांसपेरेंट ग्लव और आयरन ब्लैक रिवॉल्वर पहनी थी, हवा के तेज झोंके जो उसे थामे हुए थे अचानक तेज हो गए और उसे ऊंचा उड़ा दिया। वूश। तेज हवाओं की मदद से गेहमन स्पैरो विशाल क्रिम्सन मून की निगरानी में पिच ब्लैक आसमान की ओर दौड़ पड़ा। अर्ल ऑफ द फॉलन मैग्नीफाई। तेज हवाएं जिन्होंने गेहमन स्पैरो को उड़ने में मदद की थी, उन्हें एक तूफान में मैग्नीफाई कर दिया गया था। इस तरह उसके और क्योनास किलगोर के बीच की दूरी 150 मीटर से आगे बढ़ जाएगी। वो बाद वाले को मैरियोनेट में बदलने की प्रोसेस को खत्म कर देगा।
अपने गोल को अचीव होते देख क्यूनस किलगोर, जिसे अभी अपनी आजादी वापस पानी थी, उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तूफान तेजी से फैला और उस पर छा गया, उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे आसमान में ऊंचा फेंक दिया। इसने उसके और गेयरमन स्पैरो के बीच की दूरी खुलना नामुमकिन बना दिया। वह सचमुच बदकिस्मत था। रात के आसमान के नीचे चांदनी के बीच दो फिगर्स छोटे हो गए। जल्द ही तूफान नॉर्मल हो गया क्योंकि उनका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्योनस किलगोर के लगभग जमे हुए दिमाग में एक और विचार आया। रुको। उसने फ्लाइट की अपनी पावर मेंटेन करना बंद कर दिया और उल्का की तरह नीचे गिरने के लिए ग्रेविटी का उपयोग किया। ऐसा गेहरमन स्पैरो से तेजी से दूरी बनाने के लिए किया। फिर उसने गेहरमन स्पैरो की हवा को कंट्रोल करने और उसका पीछा करने की काबिलियत को इग्नोर कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी बाईं बाह को अपने शरीर के सामने खींचा, जैसे कि वो जंग से भरी हो। यह दरवाजा बंद करने का एक्शन था। वो एक अर्ल ऑफ द फॉलन के डिस्टॉर्शन का उपयोग हवा में दीवार जैसी सील बनाने के लिए करना चाहता था। गेहरमन स्पैरो और उसके बीच एक रुकावट डालना चाहता था ताकि वो उसका पीछा न कर सके। उसी पल मैरियोनेट्स गेहरमन स्पैरोज, जो अभी भी उसके नीचे जिंदा थे, ने अपनी बाईं बाहें उठाईं और गन चलाने का इशारा किया। बैंग 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 बैंग। गोलियां चलीं। क्योनस किलगोर को हवा में घेर लिया। शॉकवेव्स के बिखरने के बाद क्योनस किलगोर कई खूनी छेदों से ढका हुआ था। दर्द और पहली कुछ गोलियों के उसे लगने से उसके शरीर के झटकों की वजह से वो आखिरकार अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के कंट्रोल होने की स्टेट से बाहर निकल गया था। उसके विचारों की स्पीड तेजी से रिकवर हो गई। गेहरमन स्पैरो के ब्लैक ट्रेंच कोट से ढके शरीर को बार बार झटका लगा, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। गोलियां उसकी आउटलाइन को छूते हुए दूर निकल गईं, खिड़कियों और दीवारों को तोड़ दिया, जिससे बिल्डिंग्स में से एक खामोशी में ढह गई। बैंग 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 बैंग। बाद के बुलेट स्टॉर्म ने अपनी बौछार जारी रखी और अंत में गेहरमन स्पैरो को बार बार मारा गया। खून के छींटों के बीच गेहरमन स्पैरो पेपर फिगरीन की तरह हवा के तेज झोंकों में संघर्ष करता रहा और हिलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल फटने वाला था। बैंग बैंग बैंग। अजीब रिवॉल्वर ने आखिरकार अपनी दहाड़ बंद कर दी और उसके सिर के अलावा गेहरमन स्पैरो गंदे गैपिंग छेदों से भरा हुआ था। आमतौर पर बोलें तो ये निश्चित रूप से एक ऐसी हालत थी जो सिर्फ मुर्दों की थी। हालांकि गेहरमन स्पैरो ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना जारी रखा, जैसे कि वो असरहीन था। उसके शरीर पर हास्यास्पद घाव धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ठीक हो गए। ये फ्लावर ऑफ ब्लड का असर था। ये गेहरमन स्पैरो दरअसल एनोनी था। उस तूफान जैसे हमले में वो नहीं मरने की वजह ये थी क्योंकि उसने अपनी सारी जमा किस्मत छोड़ दी थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि क्योनस किलगोर काफी बदकिस्मत था और गोलियों द्वारा लाई गई हताशा की दहाड़ एक मैरियोनेट के लिए कुछ भी नहीं थी। यह देखकर कि वायलेंट अटैक डिजायर्ड इफेक्ट पाने में नाकाम रहा और खुद को बचाने के लिए उसके पास जो वक्त बचा था वो कम हो गया, क्योनस किलगोर ने अपने सोचे समझे प्लान को फॉलो किया और बिना किसी विचार के अपनी 5 बाईं उंगलियों को धीरे धीरे ढीला कर दिया। आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच ने उसकी हथेली छोड़ दी और जमीन पर गिर गई। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में क्यूनस किलगोर ने डिसिसिवनेस के साथ कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को छोड़ दिया और इसे बैटलफील्ड से दूर रहने पर मजबूर किया ताकि इसके रैंडम एनोमलीज के असर से बचा जा सके। आगे उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ 1 या 2 मौके हो सकते हैं। अगर कोई और एनोमली होती तो नतीजा बदला नहीं जा सकता था। सील्ड आर्टिफैक्ट, जो आधा ऑर्डर और डिसऑर्डर का मिक्सचर था, जल्दी से जमीन पर गिर गया। क्योनस किलगोर ने अपनी उंगलियों को बड़ी मुश्किल से हिलाया, जैसे उसने गेहरमन स्पैरो का सामना किया जिसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। उसके पास ओरिजिनली 2 चॉइस थी। एक था उस तीसरे तरीके का उपयोग करना जो उसने ओरिजिनली खुद को बचाने के लिए सोचा था, एक एक्शन जिसके लिए सिर्फ एक विचार की जरूरत थी। दूसरा था अपने दुश्मन की चोटों को मैग्नीफाई करना और उसे मौके पर ही मार देना। हालांकि जब क्यूनस किलगोर अभी भी रिलेटिवली जल्दी सोचने में सक्षम था, तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि गेहरमन स्पैरो इतनी सारी गोलियां खाने के बाद नहीं मरेगा। यहां तक कि स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर उसका कंट्रोल भी असरहीन नहीं हुआ। इस प्लान का कोई आगे का फॉलो अप नहीं था और इस वक्त उसका दिमाग पहले से ही एक सुस्त गुद्दे मुश की तरह था। उसके पास बहुत ज्यादा सोचने का कोई तरीका नहीं था। वो अपने प्लान्स को फॉलो करते हुए और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वूश। उसके बाद उसने क्रिटिकल मोमेंट में बाद की वॉली को डिसऑर्डर्ड किया और अपनी चोटों को डिस्टॉर्टेड किया, खुद को मरने से रोका। उसने जो कुछ भी सहा वो गंभीर चोटें थीं और गेहरमन स्पैरो, जिसके पास कई मिस्टिकल आइटम्स थीं और जो ऊपर से नीचे झपट रहा था, वो इनविजिबल दीवार से रुक गया। वह पकड़ने में नाकाम रहा।
एक और डिस्टॉर्शन के साथ क्योनस किलगोर की उतरने की स्पीड धीमी हो गई, जैसे वो धीरे से जमीन पर उतरा। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उसका शरीर फिर से जम गया, जैसे वो मौके पर अकड़ कर खड़ा था। उसने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर उसका विरोध कर रहे थे और उसकी कमांड्स को नहीं सुन रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अनजान चीज छिपी हुई है। क्लाइन ने जानबूझकर बुलेट निकाली थी और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया था, खास तौर पर इस मौके का इंतजार करने के लिए। वह क्योनास किलगोर के कंसर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को फेंकने और डॉज या डिस्टॉर्शन का उपयोग करने की काबिलियत न होने का इंतजार कर रहा था। पहला वाला प्रिडिक्टेबल था, जब अर्ल ऑफ द फॉलन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स शुरू में कंट्रोल होने की स्टेट में पहुंच गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो रैंडम एनोमलीज को खुद को बचाने के अपने प्रयासों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दे सकता था, और बाद वाला सब सब्र के बारे में था। कुछ ही पल पहले उसका सब्र रंग लाया था। एक मौका दिखाई दिया। क्लाइन अपना हाथ उठाने और शूट करने वाला पहला शख्स था। नतीजे को प्रभावित करने वाली रैंडम एनोमलीज के बिना उसने क्योनस किलगोर के शरीर में एक पैरासाइट बुलेट को सटीक रूप से शूट किया था। अगर वो चीज जो पहले असर में आई थी वो डिसीट बुलेट नहीं बल्कि डिप्रिवेशन बुलेट थी, तो स्ट्रैटेजी अलग होती। संक्षेप में, अपने शरीर को कंट्रोल करने में असमर्थ, क्योनस किलगोर ने बालकनी पर गेहरमन स्पैरो को अपनी टॉप हैट हटाते हुए, अपना हाथ अपनी छाती पर दबाते हुए और विशाल क्रिम्सन मून के नीचे उसे थोड़ा झुकते हुए देखा। जैसे ही गेहरमन स्पैरो का ट्रेंच कोट फड़फड़ाया, उसके विचार सुस्त हो गए थे। फिर उसने एक फिगर को विशाल क्रिम्सन मून की रोशनी के नीचे मेगुर मैनर के मास्टर बेडरूम से बाहर निकलते और बालकनी पर खड़े होते देखा। उसके बाल काले और आंखें भूरी थीं। उसने सिल्क टॉप हैट और काला ट्रेंच कोट पहना था। उसके चेहरे के फीचर्स साफ थे और वो एक और गेहमन स्पैरो था। इस गेहमन स्पैरो के दाहिने हाथ में गन चलाने का इशारा था। उसने फिर अपना हाथ पीछे खींचा और उस पर फूंक मारी। वो खुद क्लाइन था। उसने जो शूट किया वो एयर बुलेट नहीं, बल्कि एयर बुलेट की ताकत के साथ डिलीवर की गई पैरासाइट बुलेट थी। ये वर्म ऑफ टाइम से बनाई गई एक पैरासाइट बुलेट थी, जिसे अमोन के अवतार ने पीछे छोड़ा था। यह वर्म ऑफ टाइम क्रिएट कर सकती थी, जो बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता था, जिससे ये टारगेट को पैरासिटाइज कर सके और यूजर द्वारा कंट्रोल किया जा सके। चैप्टर 1029 रूइंस नो 1। नहीं। कोनास किलगर अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे उसके दिल में निराशा की एक मजबूत भावना उभरी। एक मिलिट्री डेमिगॉड के रूप में जिसने कई खतरों का अनुभव किया था, उसे अपनी वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ थी। वो पहले से ही मौत के कदमों को अपनी ओर आते हुए सुन सकता था। वो संघर्ष करना चाहता था और अपने मिथिकल क्रिएचर फॉर्म को रिवील करके रिस्क लेना चाहता था, लेकिन उसके आदेशों ने उसके सुस्त दिमाग के साथ कुछ नहीं किया। उसका शरीर पैरासिटाइज्ड हो चुका था और अब उसके कंट्रोल में नहीं था। उस पल कोनास किलगर एक आंसू बहाने के भी काबिल नहीं था। विशाल क्रिम्सन मून की रोशनी के नीचे एक के बाद एक सेकंड बीतता गया। अचानक कोनास किलगर ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने क्रू हेयर कट को छुआ। वो पहले ही क्लेन का मैरियोनेट बन चुका था। वास्तव में उसके पास अभी भी आखिरी पल में एक मौका था। जैसा कि पैरासाइट इफेक्ट उसके मैरियोनेट बनने के लिए काफी लंबे समय तक नहीं चला, उसके पास अपने मिथिकल क्रिएचर फॉर्म को रिवील करने के लिए वे 2 या 3 सेकंड थे। लेकिन समस्या ये थी कि उसके शरीर पर मिसडायरेक्शन और डिसीट के प्रभाव भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके विचार और अधिक सुस्त होते गए और वह उस छोटे अवसर को नहीं पकड़ सका। क्लेन ने अपने नए मैरियोनेट को देखा और चुपचाप सांस छोड़ी। उसने साफ और चमकीले लाल चांद की ओर देखा और कहा, "ये हो गया।" विशाल क्रिम्सन मून के बीच एक काला बिंदु तुरंत दिखाई दिया और आसमान से नीचे उतरा। ये कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ एवरनाइट की आर्क बिशप सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना थी, जिन्होंने एक साधारण बागे और बेल्ट के रूप में पेड़ की छाल पहनी थी। इस कंसील्ड वर्ल्ड में इस तपस्वी ने हवा में तैरने के लिए किसी भी ब्यॉन्डर पावर का उपयोग नहीं किया। उन्होंने नीचे अर्ल ऑफ द फॉलन पर अपनी नजर डाली। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे ही कोनास किलगर की थोड़ी धुंधली आत्मा मिलिट्री डेमिगॉड के सिर से उभरी। इसके परिणाम स्वरूप क्लेन ने अपने मैरियोनेट पर अपना कंट्रोल खो दिया। वो इससे बहुत हैरान नहीं था, क्योंकि उसने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के माध्यम से वॉर्म ऑफ स्पिरिट नहीं भेजा था। मैरियोनेट पर उसका कंट्रोल अनिवार्य रूप से अभी भी सीक्वेंस 5 स्टेट पर था और डेमिगॉड लेवल पर नहीं। "तुम अभी कहाँ गए थे?" एरियाना ने कोनास किलगर की आत्मा को देखते हुए शांति से पूछा। कोनास किलगर का एक्सप्रेशन जवाब देने से पहले थोड़ा मुड़ गया। "रूइंस नंबर 1। क्या ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल प्रॉमिस है या साइकोलॉजिकल क्यू?" क्लेन, जो साइड से स्पिरिट चैनलिंग देख रहा था, ने अर्ल ऑफ द फॉलन के रिएक्शन से कुछ महसूस किया। हालांकि इससे किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे एक कंसील्ड वर्ल्ड में थे जिसे कोई नहीं जानता था या महसूस कर सकता था।
इस पल एरियाना ने अपना शरीर घुमाया और बालकनी पर गर्मन स्पैरो से बात की। जॉर्ज 3 के साथ एक समस्या की मूल रूप से पुष्टि हो गई है, साथ ही ये भी कि अंडरग्राउंड रूइंस कहाँ हैं। मैं तुरंत चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ स्टीम के आर्क बिशप से मिलूंगी, उन्हें आज रात कार्रवाई करने और रूइंस को खोलने के लिए मनाऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें सूचित करूं, कुनास किलगर को कंट्रोल करो और नाटक करो कि उसे गायब करने से पहले सब कुछ ठीक है। क्या आप चिंतित हैं कि दुश्मन चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ स्टीम के साथ बातचीत करते समय कोनास किलगर के साथ एक समस्या को नोटिस करेगा, जिससे वे अंडरग्राउंड रूइंस को सील कर सकें या अन्य इमरजेंसी प्लान्स को एक्टिवेट कर सकें? क्लेन को मामले की सामान्य समझ थी और उसने सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं। एरियाना, जिनके पास सजे हुए बाल नहीं थे, आगे नहीं बोली। अपने हाथ की एक कैजुअल लहर के साथ आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच उड़कर आ गई। ये सील्ड आर्टिफैक्ट जॉर्ज 3 द्वारा प्रदान किया गया था। शायद हम इसकी उत्पत्ति से कुछ सुराग खोजने में सक्षम हो सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि आप इसे ले जा रही हैं? क्लेन ने बिना किसी आपत्ति के उत्तर दिया, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वो रूइन कहाँ है? ये एक बार किसका था? इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है? एवरनाइट गॉडेस के एक आर्क बिशप और कॉरेस्पॉन्डिंग पाथवे के एक एंजल के रूप में एरियाना ने कंसीलमेंट में एक निश्चित मात्रा में अथॉरिटी साझा की। इसलिए उन्होंने सबसे सरल सवालों से शुरुआत नहीं की, बल्कि सीधे मुद्दे पर गईं। वे किसी भी दुर्घटना से नहीं डरती थीं। कुनास किलगर की आत्मा थोड़ी कांप गई, क्योंकि उसने एक ऐसी भावना व्यक्त की जैसे कि वो अपने आप उड़ जाएगा, लेकिन अंततः कुछ नहीं हुआ। उसने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, वो रूइन टसॉक नदी के स्टरलिविन सेगमेंट में गहरे भूमिगत स्थित है। इसमें एक सेटअप है जो डिविनेशन और प्रोफेसी की शक्तियों में हस्तक्षेप करता है। स्टरलिविन सेगमेंट? ये उस पहाड़ से काफी दूर है जहां मिस्टर ए थे और जहां से आप गायब हुए थे। इसे देखते हुए आप बहुत सतर्क थे। उस पॉइंट टू पॉइंट टेलीपोर्ट के प्रभाव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। क्लेन ने जल्दी से बैकलैंड के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाकों के इलाके की एक तस्वीर को कंज्योर किया। कुनास किलगर ने जवाब देना जारी रखा, वो रूइन ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर का हुआ करता था। मुझे यकीन नहीं है कि इसका वर्तमान में किस लिए उपयोग किया जाता है। मैं रूइंस की गहराई में प्रवेश करने में असमर्थ हूँ और केवल विभिन्न माध्यमों से प्राप्त लोगों और मटीरियल्स को भेजने का प्रभारी हूँ। ब्लड एम्परर एलिस्टा ट्यूडर के नाम ने एरियाना को चुप करा दिया। लगभग 3 सेकंड बाद उन्होंने पूछा, आपने कौन से मटेरियल्स प्राप्त किए? इस बार कोनास किलगर ने बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। उसने उन्हें सूचीबद्ध किया, जिसमें बड़ी मात्रा में मरकरी, लौह अयस्क और विभिन्न डोमेन्स के रिचुअल मटेरियल्स शामिल थे। क्लेन उससे कोई प्रभावी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से राउंडेड था। कुछ भी करना संभव था। वे वास्तव में बहुत सावधान हैं। वे वास्तव में क्या खोज रहे हैं, इसे छिपाने के लिए बड़ी मात्रा में संडरीज का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो डेमीगॉड भी जो इन मामलों का प्रभारी है, उसे कारण के बारे में पता नहीं है। यह स्पेक्टेटर पाथवे बियॉन्डर के काम करने के तरीके के साथ बहुत मेल खाता है। इसे साइकोलॉजी ऑल्केमिस्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था। क्लेन ने मन में एक अनुमान के साथ इंडिसर्नेबली सिर हिलाया। एरियाना ने कुछ भी नोटिस नहीं किया जैसे उन्होंने पूछा, क्या आपको कोई अंदाजा है कि वे क्या कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या? हाँ, मुझे संदेह है कि वे कुछ खोद रहे हैं और बलिदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कोनास किलगर ने अपना निर्णय सुनाया। एरियाना ने कुछ देर तक चुपचाप उसे नीचे देखा और कहा, तुम्हें अंडरग्राउंड रूइंस में किसने शामिल किया? वे कौन लोग हैं जो रूइंस की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं? कोनास किलगर ने एक बार फिर संघर्ष किया, लेकिन कोई एनोमलीज नहीं थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे हिज मेजेस्टी के आदेश मिले। मैं एक डेमिगॉड बनने में सक्षम था, क्योंकि उन्होंने मुझे फॉर्मूला, सामग्री और अवसर प्रदान किया। उन्होंने मुझे कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो भी प्रदान किया, जिससे मुझे उन स्थितियों में भी सीक्वेंस 5 बियॉन्डर के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली, जहां मैं अपनी ताकत नहीं छिपा सकता। हिज मेजेस्टी के रूइंस की गहराई में प्रवेश करने के अलावा केवल रॉयल फैमिली के 2 अन्य डेमिगॉड्स ही प्रवेश कर सकते हैं। उनमें से एक प्रिंस ग्रोव हैं और दूसरी डचेस जॉर्जिना हैं। उन दोनों के अंतिम नाम ऑगस्टस हैं। लेकिन रॉयल फैमिली में केवल 2 डेमिगॉड्स नहीं हैं। मिस जस्टिस इन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं, और उन्होंने बताया कि वे शायद ही कभी सोशल इवेंट्स में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में उनकी सीटें उनके बच्चों को दी जाती हैं। हाँ, डेमिगॉड लेवल पर भले ही उनमें न मरने और न बूढ़े होने की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी हो, 100 साल से अधिक जीने में कोई समस्या नहीं होगी। उनके लिए आधिकारिक पद संभालना और बार बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देना वास्तव में उपयुक्त नहीं है। क्लेन ने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ और इकट्ठा करने में असफल रहा। एरियाना कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, इससे पहले कि अचानक पूछें, क्या तुम अंडरग्राउंड रूइंस में कॉरिन से मिले हो? वो कौन है? कोनास किलगर ने भ्रम में पूछा।
एरियाना ने जवाब नहीं दिया और पूछना जारी रखा, उनके अलावा तुम अंडरग्राउंड रूइंस में और किससे मिले हो? कोनास किलगर ने अपनी सुस्त स्थिति बनाए रखी, जो स्पिरिट चैनलिंग की विशेषता थी। डेमनेस सेक्ट और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के लोग। पहले का प्रतिनिधित्व मूल रूप से डेस्पेयर नाइटिंगेल पेनाटिया द्वारा किया गया था, लेकिन इसे सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना में बदल दिया गया था। बाद वाला विन रैम्बिस है। क्या उन्होंने अंडरग्राउंड रूइंस की गहराई में प्रवेश किया? एरियाना ने बारीकी से पूछा। मुझे नहीं पता। मैं हर समय उनका पीछा नहीं कर रहा था। कोनास किलगर ने अपना सिर हिलाया। कम से कम जब मैं उनसे मिला, वे सभी परिधि में थे। एरियाना ने अन्य कोणों के माध्यम से मामले की सामान्य रूपरेखा तैयार करने के प्रयास में अन्य प्रश्न पूछे। हालांकि ये स्पष्ट था कि जॉर्ज 3 की व्यवस्थाएं दोष रहित थीं। यहां तक कि कोनास किलगर जैसा डेमिगॉड केवल उस मिशन के बारे में जानता था जिसके लिए वो जिम्मेदार था और केवल नामित क्षेत्रों में ही घूम सकता था। वो और जानने में असमर्थ था। कुछ सोचकर एरियाना ने अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर पलटा और धीरे से नीचे दबाया। कोनास किलगर की आत्मा को वापस उसके शरीर में धकेल दिया। अपने मैरियोनेट पर क्लेन का कंट्रोल बहाल हो गया था। इसने क्लेन को अंदर ही अंदर आ भरने पर मजबूर कर दिया। कंसीलमेंट की अथॉरिटी वास्तव में प्रभावशाली है। भले ही मैम एरियाना एक दिन मेरे मैरियोनेट से सवाल करें, मैं उसे वास्तव में इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी और वो ये भी मानता था कि ये केवल सही था। आखिरकार लड़ाई की सफलता का आधा हिस्सा कंसील्ड वर्ल्ड के साथ एरियाना के योगदान और उसे दुर्भाग्य का आशीर्वाद देने के कारण था। इस घटना में कि उन्होंने कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो नहीं लिया होता, क्लेन इसका उल्लेख करता। जब इस तरह के मामलों की बात आती थी तो वो हमेशा न्यायपूर्ण था। और कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो युद्ध की लूट थी जिसे वो सबसे ज्यादा नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक बिजारो सॉर्सरर के रूप में उसकी कॉम्बैट स्टाइल के साथ पूरी तरह से बाधाओं पर था। रैंडम एनोमलीज उसे प्रभावित करेंगी और कमजोर करने वाला प्रभाव दुश्मन से भी बदतर था। यदि इस मामले से क्लेन की युद्ध की लूट पॉकेट वॉच होती तो उसने इसे स्नेक ऑफ फेट वेलोसेप्टिन को धोखा देने नहीं प्रमोट करने पर विचार किया होता। केवल लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का डेमीगॉड जो जीवित रहने के लिए किस्मत पर निर्भर था, कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो को कमांडियर कर सकता था। और जब ऐसा होता है तो इतने बड़े सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और एक सीक्वेंस एक के साथ, उनके पास निश्चित रूप से पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे जिनका उपयोग इसके बदले व्यापार करने के लिए किया जा सकता था। उसका जवाब मिलने पर एरियाना ने धीरे से सिर हिलाया। उसने फिर आयरन स्किन्ड पॉकेट वॉच को वापस कोनास किलगर पर फेंक दिया, जिससे अर्ल ऑफ द फॉलन पहले से अलग नहीं लग रहा था। उनका फिगर गायब हो गया, जैसे कि इसे इरेजर से मिटा दिया गया हो। यहाँ तक कि पिच ब्लैक दुनिया जिसमें आसमान में विशाल क्रिम्सन मून लटका हुआ था, स्टीपल और चिमनियां जल्दी से मिटा दी गईं। पलक झपकते ही सब कुछ सामान्य हो गया। क्लेन मास्टर बेडरूम के अंदर था और कोनास किलगर 10 मीटर दूर एक गेस्ट रूम में था। उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ रिवर्स शाउट ऑफ डेस्पेयर था। फिर MI9 के इस ब्रिगेडियर जनरल ने रिवॉल्वर को वापस अपने अंडरआर्म होल्स्टर में रखने के लिए डिसऑर्डर का उपयोग किया और मेगर वाइन उठाई जिसे उसने पहले डाला था और एक घूंट लिया। चैप्टर 1030 जॉइंट ऑपरेशंस। बैकलैंड, नॉर्थ बरो, सेंट सैमुअल कैथेड्रल। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, बैकलैंड डायोसीज का आर्क बिशप, डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटीन्स हवा के बीच नीचे उतरा और बाईं ओर एक बड़ी घड़ी वाले स्टीपल के अंदर लैंड किया। उसने स्टॉर्म सिंबल वाला काला चोगा पहना था और उसके चेहरे पर घने बाल थे। उसके बाल छोटे थे और खड़े थे, जो गहरे नीले रंग के थे जो लगभग काले थे। इस मस्कुलर डेमिगॉड ने अपनी नजर दूसरी तरफ डाली और उस फिगर से कहा जो पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था, होरामिक, क्या तुम जानते हो क्या हुआ? एंथनी ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुलाया? जिस व्यक्ति से उसने बात की, उसने सफेद प्रीस्ट रोब और एक पादरी का बोनेट पहना था। उसका एक्सप्रेशन मिलनसार और सौम्य था और वो कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ स्टीम का डिवाइन काउंसिल मेंबर, बैकलैंड डायोसीज का आर्क बिशप, डेमिगॉड होरामिक हेडन था। रैंडल का सवाल सुनकर होरामिक ने शांति से जवाब दिया, मैं तुमसे बहुत पहले यहाँ नहीं आया। वास्तव में मैं केवल कुछ मिनटों के लिए लैबोरेटरी से निकला हूँ। वो न केवल एक पादरी था बल्कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी था। वो बैकलैंड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमेरिटस प्रोफेसर था। रैंडल वैलेंटीन्स बस कुछ कहने ही वाला था जब उसने अचानक एक फिगर को संकरी सर्पिल सीढ़ी पर चलते हुए और अंधेरे में शिखर पर पहुंचते हुए देखा जिसे क्रिम्सन मून रोशन करने में सक्षम नहीं था। इस फिगर ने लाल लहजे, रेड एक्सेंट्स के साथ एक काला पादरी का चोगा पहना था। उसकी छाती पर 5 डार्क सेक्रेड एम्बलम्स लटके हुए थे। वो क्लीन शेव था और उसकी आंखें गहरी, काली और शांत थीं। वह चर्च ऑफ एवरनाइट के 13 आर्क बिशप्स में से एक बैकलैंड डायोसीज का पर्सन इंचार्ज सेंट एंथनी स्टीवेंसन के अलावा कोई नहीं था। क्या कुछ ऐसा है जो दिन निकलने तक इंतजार नहीं कर सकता?
या क्या चर्च ऑफ एवरनाइट के लोग रात में मामलों पर चर्चा करना पसंद करते हैं? डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटीन्स ने पूछा। एंथनी सीढ़ियों की उड़ान भरने के बाद रुक गया और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, एक बहुत ही दबाव वाला मामला। क्या है? रैंडल ने तुरंत पूछा। इस पल होरामिक हेडन ने भी अपनी नजर एंथनी स्टीवेंसन पर डाली, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। ऐसी स्थितियों में होरामिक को विशेष रूप से चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के लोगों का अस्तित्व पसंद था। इसका मतलब था कि वे सवाल पूछने के लिए पहल करेंगे और किसी भी तरह की यूफेमिस्टिक होने की आवश्यकता नहीं थी। उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एंथनी ने उन्हें अलग अलग देखा और कहा, यह रॉयल फैमिली से संबंधित है। मैं मैम एरियाना को सम्मान करने दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एक नंगे पैर, जूड़े वाले बालों वाली महिला फिगर जो पेड़ की छाल की बेल्ट के साथ एक सादे बागे में थी, जल्दी से परछाइयों से बाहर निकली। इस फिगर को देखकर रैंडल और होरामिक तुरंत झुक गए। गुड इवनिंग मैम एरियाना। उनके एक्सप्रेशन एक ही समय में गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि आज रात होने वाला मामला कितना महत्वपूर्ण था। एक ग्राउंडेड एंजल का दिखना निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। इस बीच वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्तेजित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एवरनाइट क्लॉस्टर की ये मैट्रन, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट, मैम एरियाना बैकलैंड पहुंच चुकी थी। सामान्य परिस्थितियों में 3 चर्च, रॉयल फैमिली और मिलिट्री ने एक निश्चित डिग्री के मौन सहयोग का आनंद लिया। ग्राउंडेड एंजल्स और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बैकलैंड में दिखाई नहीं देंगे। गुड इवनिंग आर्कबिशप्स, एरियाना ने बिना किसी अहंकार के संकेत के जवाब दिया। उसने फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और पतली हवा को पकड़ लिया। एक हल्की रोशनी निकली और अंधेरे के साथ एक दृश्य में बदल गई। ये एरियाना और कोनास किलगर के बीच की पूरी बातचीत थी। यह सीक्रेट जो काफी समय से रखा गया प्रतीत होता था, आखिरकार दूसरों के सामने खुद को प्रस्तुत कर चुका था। जैसे ही उन्होंने देखा, डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटीन्स मदद नहीं कर सका, लेकिन बोला। वो वास्तव में सीक्वेंस 4 पर आगे बढ़ गया और एक डेमीगॉड बन गया। ये आर्कबिशप कोनास किलगर को जानता था। वो मूल रूप से मानता था कि MI9 का यह डिप्टी डायरेक्टर केवल सीक्वेंस 5 था और डेमीगॉड लेवल पर कॉम्बैट स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए गंभीर नेगेटिव इफेक्ट्स वाले सील्ड आर्टिफैक्ट पर निर्भर था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये एक भेस होगा। मिलिट्री पर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का प्रभाव 2 प्रमुख चर्चों से अधिक था। किसी ने रैंडल को जवाब नहीं दिया। सीक्रेट पूरी तरह से उजागर होने के बाद होरामिक ने कहा, एक में ब्लड एम्परर का सीक्रेट रूइन शामिल है और बड़ी संख्या में लोगों को अंदर भेजा गया है। इन 2 बिंदुओं को एक साथ रखने पर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल, रैंडल ने सहमति में सिर हिलाया। चलो अब रूइंस की ओर चलते हैं। एरियाना ने चारों ओर देखा और शांति से कहा, इसमें रॉयल फैमिली और राजा शामिल हैं। बेहतर होगा कि आप अपने खुद के होली सी से अनुमति लें। इस एंजल के शब्दों के चुनाव में होली सी ने उनके संबंधित चर्च के हेडक्वार्टर, चर्च की शक्ति की कोर सीट को संदर्भित किया। ठीक है, दोनों आर्कबिशप्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। थोड़ी देर बाद डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटीन्स और होरामिक हेडन को उन सील्ड आर्टिफैक्ट से फीडबैक मिला जो वे ले गए थे। एंथनी स्टीवेंसन और एरियाना के साथ वे ब्लड एम्परर रूइंस के लिए निकल पड़े, जिसमें कोनास किलगर ने पहले प्रवेश किया था। एरियाना ने फिर जटिल प्रतीकों के साथ एक आयरन ब्लैक कोट ऑफ आर्म्स निकाला और उसने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की। उन्होंने कोई भेस बदलने का प्रयास नहीं किया और वो वहां शांति से खड़ी रहीं, जैसे कि उन्हें चिंता नहीं थी कि रूइंस में गार्ड्स उन्हें पहचान लेंगे। कंसीलमेंट के इस सर्वेंट के कार्यों को देखकर होरामिक विचार में लग रहा था। रैंडल शांत दिख रहा था और उसे विश्वास नहीं था कि इससे कोई समस्या होगी। अंडरग्राउंड रूइंस में एक अजीब मेटल पेडेस्टल पर एक गोस्टली ब्लू बीम ऊपर उठी और एक दरवाजा बनाया। 4 ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स ने तुरंत गोस्टली ब्लू बीम के माध्यम से बाहर की स्थिति का निरीक्षण किया और यह पुष्टि करने के लिए एक पूर्व निर्धारित विधि का उपयोग करने की योजना बनाई कि क्या जिस व्यक्ति ने डोर ऑफ टेलीपोर्टेशन को समन किया था वह प्रच्छन्न डिस्गाइज्ड था, ताकि यह तय किया जा सके कि दरवाजा खोला जाना है या नहीं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बाहर का इलाका खाली था। जैसे ही उन्होंने तीव्र बेचैनी और भ्रम महसूस किया, एक फिगर ने जल्दी से उनके पीछे खुद को रेखांकित किया। वो चर्च ऑफ एवरनाइट तपस्वियों की लीडर एरियाना के अलावा कोई नहीं थी, जिसने एक पैच वाला बागे पहना था। पलक झपकते ही चारों गार्ड्स गहरी नींद में सो गए। एंथनी, रैंडल और होरामिक एक के बाद एक अंडरग्राउंड रूइंस में दाखिल हुए। उन्होंने सीधे नीचे के रास्ते का पालन नहीं किया। इसके बजाय वे हॉल से गुजरे, हवा में तैरते हुए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा। ये अंधेरे द्वारा शासित दुनिया थी। थोड़ी मात्रा में रोशनी अलग अलग जगहों पर उगने वाली अजीब काई से आती थी, साथ ही साथ मानव के आकार की इमारतों से आने वाली जलती हुई मशालों से भी। उनकी रोशन रोशनी के साथ
नाइट विजन के बिना बियॉन्डर भी विशाल रूइन की समग्र उपस्थिति को समझ सकते थे। एक तरफ एक ग्रे रॉक वॉल थी, ये बिना किसी अंत के ऊपर की ओर फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये जमीन से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ एक अथाह अंधेरी घाटी थी जहां डेविल्स रहते थे। हॉल्स और बिल्डिंग्स को एक साथ जोड़ने वाले बीच में पत्थर की स्लैब से बनी एक सड़क थी। समय समय पर इंसान खामोशी में आते और जाते थे। 3 चर्चों के आर्कबिशप बस कुछ लोगों को पकड़ने ही वाले थे, जो अंदर की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए रूइंस में प्रवेश कर सकते थे। जब एक फिगर अंधेरी घाटी से बाहर उड़ा, सीधे डेमिगॉडस की ओर बढ़ा। फिगर का चेहरा लंबा था और उसने सफेद हेयरनेट पहना था। उसके होठों के ऊपर 2 घुंघराले मूछें उगी थीं और उसकी भौहें घनी थीं। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी थीं और एक निश्चित पोकर कार्ड फिगर के समान दिखती थीं। उसने एक गाउन पहना था और उस पर एक विशाल लबादा था। उसके जूतों की युक्तियां बेहद लंबी थीं और उसकी पोशाक वर्तमान समय के विपरीत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो 100 साल पहले रहता था। एंथनी और होरामिक जैसे आर्कबिशप्स के लिए वो कोई अजनबी नहीं था। वो जानता था कि वो सोनिया का प्रिंस, ग्रोव ऑगस्टस, रॉयल फैमिली के डेमिगॉडस में से एक था। तुमने प्रवेश कैसे किया? ग्रोव ने पहले पूछा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हैरान और अनिश्चित था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एंथनी ने कहने की पहल की, हम हमेशा बड़ी संख्या में रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच कर रहे थे और हमने MI9 के कुनास किलगर पर लॉक किया। उसके माध्यम से हमने ये जगह पाई। ग्रोव का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया जब उसने उस महिला को देखा जिसने किसी के दिल को शांत महसूस कराया। उसने विचार किया और पूछा, मैम एरियाना? हाँ, मैं गायब होने के मामले की प्रभारी थी, एरियाना ने संक्षेप में उत्तर दिया। प्रिंस ग्रोव कड़वाहट से मुस्कुराए। हम बहुत लालची थे। इस रूइन को खोजने के बाद हमने केवल खुदाई करने और अंदर की वस्तुओं को निकालने के बारे में सोचा। इसे गुप्त रखने के लिए हमारे डेमनस सेक्ट के साथ भी कुछ संबंध थे। उन लोगों के माध्यम से जिन्हें उन्होंने इकट्ठा किया, हमने एक रास्ता बनाया और कुछ अनुष्ठान आयोजित किए। नहीं, ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। वे बस सामान्य अनुष्ठान थे और वे अभी भी रूइंस के भीतर गहरे जीवित हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं आपको एक नजर डालने के लिए नीचे ले जा सकता हूँ। बिना खुली मोहरों और इमारतों के अलावा कुछ भी नहीं है। उसका जवाब सुनकर एंथनी, होरामिक और रैंडल ने एक दूसरे की आंखों में पहेली को दर्ज करते हुए लुक्स का आदान प्रदान किया। ये उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। इससे उन्हें संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चीजें उतनी गंभीर नहीं थीं जितनी उन्होंने कल्पना की थी। इस पल एरियाना ने कहा, आपने ग्रेट स्मॉग भी बनाया? नहीं, प्रिंस ग्रोव ने फिर सिर हिलाया। वो एक सबक था जो हमने डेमनिसिस के साथ सहयोग करने से सीखा। उन्होंने वास्तव में एडिसेक को नियंत्रित करने की कोशिश की और किंगडम पर नियंत्रण पाने के लिए उसका उपयोग किया। हमारे द्वारा देखे जाने के बाद उन्होंने ग्रेट स्मॉग बनाया। उस पल से हमने उनके साथ सभी संपर्क तोड़ दिए। इतना कहने के बाद उसने नीचे इशारा किया और स्पष्ट रूप से कहा, हम ब्लड एम्परर के रूइंस को गुप्त रूप से खोदने के लिए ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? जब तक आप नीचे गहराई में जाते हैं और बारीकी से जांच करते हैं, आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। हे, चिंता मत करो। मैम एरियाना के आसपास होने से कोई भी जाल काम नहीं करेगा। इसके अलावा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि हमारे पास ऐसी शक्ति की कमी है, भले ही हम आपको चुपके से रूइंस में दफनाने में सक्षम हो, चर्च एक समस्या की खोज करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि आपने आने से पहले इस मामले की रिपोर्ट अपने संबंधित होली सी को नहीं दी थी। यदि आप थोड़ी देर में वापस नहीं आते हैं तो वे निश्चित रूप से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस लेंगे। रैंडल और एंथनी जैसे डेमीगॉड्स विचार में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपनी नजरें साधारण कपड़े पहने एरियाना पर डाली। एरियाना ने शांति से सिर हिलाया। ठीक है। एंजल और 3 संतों ने फिर प्रिंस ग्रोव के मार्गदर्शन में रूइंस की गहराई में प्रवेश किया। उन्होंने खोज की कि वहां अंधेरे में छिपा एक रूइन था जिसमें किसी भी आदमी ने वहां पैर नहीं रखा था, साथ ही साथ पुरुष और महिलाएं भी जिन्हें अलग अलग अनुष्ठान बनाने के लिए सिखाया गया था। सब कुछ व्यवस्थित और शांत था। एरियाना, होरामिक और अन्य डेमिगॉड्स ने अपने विचारों के अनुसार कार्य किया और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जांच की। वे जांच करने के लिए और आगे भी गए, लेकिन वे कुछ भी खोजने में विफल रहे। एरियाना का नोटिस प्राप्त करने के बाद क्लेन ने कुनास किलगर को जागीर के अंदर एक नौकर में बदल दिया, जिससे MI9 का डिप्टी डायरेक्टर गायब हो गया। फिर उसने बिना किसी जल्दबाजी के एक सैक्रिफिशियल रिचुअल आयोजित किया। उसने ग्रे फॉग के ऊपर प्राप्त वस्तुओं को आगे के शोध के लिए भेजा, धैर्यपूर्वक दिन निकलने का इंतजार किया। चैप्टर 1031 पॉसिबिलिटी। जैसे ही आसमान रोशन हुआ, टसॉक रिवर के उत्तरी किनारे के साथ जागीरें सुबह की धुंध के बीच जागने लगीं। लंबा और मोटा फ्रैमिस केज उस गेस्ट रूम में आया जहां कोनास किलगर कल रात सोया था।
उसने दरवाजे पर दस्तक दी और इस MI9 डिप्टी डायरेक्टर के साथ नाश्ता करने की तैयारी की। हालांकि कोई जवाब नहीं आया। क्या ब्रिगेडियर जनरल डाइनिंग रूम की ओर चले गए हैं? फ्रेमिस केज उलझन में मुड़ा और पहली मंजिल से चला गया। नाश्ता खत्म होने के बाद सभी को एहसास हुआ कि कोनास किलगर गायब हो गया था। ड्वेन डेंटिस के नेतृत्व में वे गेस्ट रूम के बाहर गए और लैंड स्टीवर्ड रिचर्डसन को अपनी चाबी से दरवाजा खोलते हुए देखा। अंदर कोई नहीं था। क्या ब्रिगेडियर जनरल किलगर को सुबह टहलने का शौक है? मार्क्ट ने उत्सुकता से पूछा जब उसने अपने गाल की हड्डियों के दोनों सिरों को पिंच किया। फ्रेमिस केज ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। नहीं। क्या तुमने कल रात कुछ सुना? बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पूछा। मार्क्ट ने एक पल के लिए याद किया। नहीं, ये बहुत शांत था, छुट्टियों के लिए एकदम सही। उसके बगल में हेजल ने उत्सुकता से कमरे में देखा, लेकिन वो किसी भी संभावना के बारे में नहीं सोच सकी। इस पल फ्रेमिस केज ने अपना सिद्धांत उठाया। ब्रिगेडियर जनरल किलगर सेना के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उन्हें अक्सर अप्रत्याशित मामलों को संभालने की आवश्यकता होती है। शायद वो बहुत पहले जागीर छोड़ चुके हैं और बैकलैंड लौट आए हैं। ये स्टीम कार टाइकून स्पष्ट रूप से मामले को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि वो कुछ जानता है, या कम से कम उसने अनुमान लगाया कि कोनास किलगर किसी निजी व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए मेगुर जागीर में आया था। क्लेन ने उनकी बातचीत सुनी और बटलर वॉल्टर और लैंड स्टीवर्ड रिचर्डसन से भारी नजर के साथ कहा, जागीर में नौकरों से पूछें कि क्या उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल किलगर को कल रात या आज सुबह देखा था। यदि उन्होंने नहीं देखा है तो किसी को वापस बैकलैंड भेजें और ब्रिगेडियर जनरल किलगर के परिवार से मिलें। उन्हें इस मामले के बारे में सूचित करें और उन्हें यह तय करने दें कि क्या हमें तुरंत पुलिस रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अपने निर्देश देने के बाद क्लेन ने अपनी सफेद साइडबर्न को सहलाया और मार्क्ट और अपने अन्य मेहमानों से कहा, चीजें अभी स्पष्ट नहीं हैं। शायद ब्रिगेडियर जनरल किलगर किसी जरूरी मामले के कारण चले गए और किसी की छुट्टी को रोकना नहीं चाहते थे। चलो ऐसा करते हैं, हम अपनी शिकार योजनाओं को जारी रखेंगे और पुलिस के आने पर वापस आएंगे। चूंकि ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगर के साथी फ्रेमिस केज ने संकट के लिए एक बहाना उठाया था जो काफी ठोस था, मार्क्ट और कंपनी ड्वेन डेंटिस के सुझाव से सहमत हुए और क्षेत्र छोड़ दिया। हेजल ठीक पीछे चली और ब्रिगेडियर जनरल कोनास किलगर के गेस्ट रूम और उसके पड़ोसी कमरे पर एक नजर डाली। उसे एक परेशान करने वाली भावना थी कि कुछ सही नहीं था, क्योंकि वो अवचेतन रूप से स्थिति को फिर से बनाने के लिए एक क्रिप्टोलॉजिस्ट के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसके दिल की गहराई में डर की एक तीव्र भावना उभरी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस बात से डर रही थी, इसलिए उसने आखिरकार इस विचार को छोड़ दिया। उसने अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसे ऐसे मामलों में कुछ अनुभव था और उन अनुभवों ने उसे उन चीजों को न देखने के लिए कहा जो उसे नहीं देखनी चाहिए, या उन चीजों को नहीं सुनना चाहिए जो उसे नहीं सुननी चाहिए। मेहमानों और नौकरों के उस मंजिल को छोड़ने के बाद कोनास के गेस्ट रूम के बगल वाले कमरे के अंदर कॉफी टेबल का वजन संभालने वाला एक मोटा कालीन हिलने लगा। धीरे धीरे इसने खुद को सोफे और कॉफी टेबल के नीचे से ऊपर खींचा बिना ज्यादा हलचल मचाए। उसके बाद पीला भूरा कालीन खड़ा हो गया और अपना दूसरा पक्ष प्रकट किया। ये जमा हुआ मांस था। मांस छटपटा रहा था और खुद को पुनर्गठित कर रहा था, और ये जल्द ही एक व्यक्ति, एक मिश्रित रक्त वाले युवक में बदल गया। ये ड्वेन डेंटिस का वैलेट एनोनी था, और ड्वेन डेंटिस का अनुसरण करने वाला कोनास किलगर था। उसने वही चेहरा पहना था और उसका निर्माण वही था। क्लेन के लिए एनोनी को इस तरह से प्रच्छन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उसे दूसरे व्यक्ति में बदलने और नौकरों के साथ घुल-मिल जाने के लिए कह सकता था, उनकी इंद्रियों में हस्तक्षेप करने के लिए एक भ्रम का उपयोग करते हुए, जिससे वे इस व्यक्ति के जुड़ने का पता लगाने में असमर्थ हो जाते। यह एक सरल और अधिक विश्वसनीय तरीका था। हालांकि एक्टिंग एक डेमिगॉड के लिए महत्वपूर्ण बनी रही। यह पोषण के पाचन को तेज करने और नियंत्रण खोने और पागलपन के झुकाव का विरोध करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए क्लेन जानबूझकर कई मामलों को संभालने में विचित्र होने की कोशिश करेगा। बेशक वो निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। विचित्र और भयानक स्थितियों को बनाने में भी वो दूसरों को इसे नोटिस न करने देने के लिए बहुत कोशिश करेगा। ये उन्हें अत्यधिक भय के कारण मानसिक निशान के साथ छोड़े जाने से रोकने के लिए था। विचित्र और भयानक माहौल मुख्य रूप से उसके लिए था, ताकि उसके अंदर पोषण की मंजूरी मिल सके। ये निस्संदेह उसके पोषण की पाचन दर को तेज करेगा, लेकिन एक दर्शक की प्रतिक्रिया के बिना इसका मतलब था कि एक्टिंग पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं थी। इसने उस गति को बनाया जिस पर उसने बिजारो सॉर्सरर पोषण को उतना तेज नहीं पचाया जितना उसने कल्पना की थी। इतनी सारी चीजें करने और इतने सारे कृत्यों को आजमाने के बावजूद क्लेन को नहीं लगा कि इस साल के अंत तक उसके लिए सीक्वेंस 3 तक पहुंचना संभव था।
बैकलैंड ईस्ट बरो 2 बेडरूम वाले किराए के अपार्टमेंट के अंदर। जियो एक अस्थिर कुर्सी पर बैठी थी, क्योंकि वो एक डेज में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। फोर्स ने अपनी लार निगली और जियो के सामने बैठ गई, उसकी दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर दिया। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सारी प्रेरणा खो दी है। क्या तुम नहीं जानती कि वो उत्तर प्राप्त करने के बाद क्या करना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास राजा तक कोई पहुंच नहीं है। जियो की आंखें फड़फड़ाने लगीं, जैसे वो धीरे धीरे अपने होश में आई। चाहे वो मेरे पिता की प्रतिष्ठा को भुनाना हो या बदला लेना हो, राजा का सामना करते समय संभावना बहुत कम है। मैं ऐसा कुछ पूरा करने के तरीके के बारे में नहीं सोच सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जब तुम सीक्वेंस 4 पर पहुंचोगी और एक डेमीगॉड बनोगी, तो तुम कई समाधान खोजोगी। एकमात्र समस्या ये है कि ये और अधिक खतरनाक होगा। फोर्स ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इसके अलावा तुम अभी भी दूसरों का उपयोग कर सकती हो, बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह जो शेरमैन की निगरानी कर रहा था। वो भी जानना चाहती थी कि विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड किसके प्रति वफादार था। उसे राजा के रहस्य में दिलचस्पी होनी चाहिए। शेरमैन? जियो ने नाम दोहराया, क्योंकि उसकी मन की स्थिति अचानक ठीक हो गई। उनके बगल में मेज पर एक कांस्य क्रॉस और एक भूतिया नीला रत्न था, जो एक ऊर्ध्वाधर आंख जैसा दिखता था। रत्न के बाहरी हिस्से में धागे जैसे पैटर्न थे, बियॉन्डर विशेषता जो शेरमैन की मृत्यु के बाद दिखाई दी। इसने इसके चारों ओर की चीजों को हल्का बना दिया और इसने उनकी सुंदरता को बढ़ाया। हालांकि कांस्य क्रॉस के साथ इसकी चमक एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित थी। वो मॉनिटर शेरमैन की मृत्यु के पीछे के दोषियों में से एक है, जियो ने काफी गंभीरता से कहा। उन्होंने शेरमैन को दफनाने के लिए पहले ही एक जगह ढूंढ ली थी, और फोर्स ने मृत शेरमैन को शांत करने के लिए लेमानोस ट्रैवल्स को पलट दिया था। फोर्स ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, यही कारण है कि उसे राजा के रहस्य की जांच करने और अव्यक्त खतरे के संपर्क में आने के लिए उकसाया गया था। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो निगरानी करने में सक्षम हो सकती है कि हम कहाँ रहते थे? हम गुप्त रूप से लौटने का अवसर पा सकते हैं, मेलबॉक्स में एक पत्र फेंक सकते हैं और लिख सकते हैं कि विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड किंग जॉर्ज 3 के प्रति वफादार है और उसके पास एक बड़ा रहस्य है। इस तरह मेरा मानना है कि वो इसे देख पाएगी। जियो ने ध्यान से सोचा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के बाद फोर्स खड़ी हो गई और कान से क्रॉस की ओर इशारा किया। अब समय आ गया है कि हम मिस्टर फूल को प्राप्त हुई सभी मदद के लिए अपनी ईमानदारी दिखाएं। मैं अब इसे मिस्टर फूल को बलिदान करने की योजना बना रही हूं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेगुर जागीर। ये एक और शाम थी। कोनास किलगर के परिवार द्वारा भेजी गई खबर प्रतीक्षा करने की थी, क्योंकि ये MI9 डिप्टी डायरेक्टर अक्सर ऐसे तरीकों से काम करता था जिसमें खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में शामिल किया जाता था। इसलिए मार्क्ट और कंपनी घबराए नहीं। उन्होंने उन जानवरों का उपयोग किया जिनका उन्होंने शिकार किया, और जागीर के पीछे लॉन पर एक पार्टी में अलाव पर उन्हें भून दिया। सज्जनों को अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए और भूनने वाले रैक के चारों ओर खुद को व्यस्त करते हुए, महिलाओं को समय समय पर मदद करने के लिए जाते हुए और बच्चों को उत्सुकता से इधर उधर भागते हुए देखकर, क्लेन ने मीठी सफेद वाइन का एक कप पकड़ा। मेगुर जागीर का एक अच्छा उत्पाद और एक सफेद लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसके बगल में उसका मिश्रित रक्त वाला वैलेट एनोनी था, जो निर्देशों का इंतजार करते हुए सीधा खड़ा था। और जागीर की मुख्य इमारत के एक विशेष कमरे के अंदर आंखों की एक जोड़ी चुपचाप नीचे देख रही थी। ये एक ऐसे व्यक्ति का था जो एनोनी जैसा दिखता था। शाम की हवा चल रही थी। जैसे ही क्लेन उठने और ये दिखाने वाला था कि रोस्टिंग रैक पर देसी से मांस भूनने का क्या मतलब है, उसने अचानक अपने सामने एक आकृति को अस्तित्व में आते देखा। यह एरियाना थी, जिन्होंने एक साधारण बागे और बेल्ट के रूप में पेड़ की छाल पहनी थी। कंसीलमेंट के सर्वेंट ने ड्वेन डेंटिस को देखा और कहा, अंडरग्राउंड रूइंस में कुछ खास नहीं था। फिर उन्होंने जो देखा और 3 आर्कबिशप्स ने जो देखा, उसके मुख्य बिंदुओं को बताया, साथ ही सोनिया के प्रिंस ग्रोव ऑगस्टस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को भी बताया। इसका कोई मतलब नहीं है। क्लेन के दिमाग में जो पहला विचार आया वो संदेह था। जैसा कि विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड ने सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना को सहायता प्रदान की थी, इसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि राजा के गुट ने डेमनेस सेक्ट के साथ संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़े थे। इस आधार पर कि बैकलैंड का ग्रेट स्मॉग पहले ही हो चुका था, डेमनेस सेक्ट के साथ उनका निरंतर संबंध का मतलब था कि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे ब्लड एम्परर के रूइंस को अपने लिए रखने की उम्मीद के रूप में समझाया जा सकता था। इस तरह के गहन सहयोग के साथ क्या डेमनेस सेक्ट और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट लूट को विभाजित करना नहीं चाहेंगे? उस स्थिति में वे सीधे 3 चर्चों की मदद क्यों नहीं मांगेंगे? क्लेन ने सहज रूप से माना कि रूइंस के साथ समस्या वास्तव में नहीं खोजी गई थी।
उसे संदेह था कि पूरी प्रक्रिया के दौरान एक रिसाव हुआ था, जिससे राजा को तैयारी करने की अनुमति मिली। मैम एरियाना के आसपास होने से डिविनेशन और प्रोफेसी के तरीकों के माध्यम से कुछ गड़बड़ खोजने की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। कोनास किलगर की मेरी हत्या से लेकर 3 चर्चों के संयुक्त अभियान तक इसे जानने वाले लोगों की संख्या 10 से अधिक नहीं है। इसके अलावा वे सभी प्रत्येक चर्च के उच्च रैंकिंग सदस्यों को शामिल करते हैं। ये कैसे संभव है कि कोई रिसाव था? विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड की समस्या के परिणाम स्वरूप रूइंस में लोग आकस्मिक योजनाएं तैनात कर रहे थे। नहीं, उसका कद उस स्तर पर नहीं था। यहां तक कि कोनास किलगर को भी सही स्थिति नहीं पता थी। उसे तो छोड़ ही दें। वो केवल परिधि में डेमनेस सेक्ट के साथ संपर्क करने और मामलों को संभालने का प्रभारी था। उसे अंडरग्राउंड रूइंस के बारे में पता भी नहीं हो सकता है। क्लेन के विचारों ने कारणों की तलाश की। उसने सबसे पहले विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड के कारण उनके तैयार होने की संभावना को समाप्त कर दिया। आखिरकार रॉयल गार्ड्स के कप्तान की मौत इतनी महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं थी। इस प्रकार बहुत कम संभावनाएं थीं जो स्थिति को समझा सकती थीं। 1. घटनाओं के इस क्रम के बीच रहस्य को जानने वाले एक व्यक्ति ने जानबूझकर या अनजाने में विशेष कारणों से मामले को लीक कर दिया था। 2. उन्होंने कोनास किलगर की प्रतीत होने वाली साधारण स्थिति में कुछ गलत देखा था, लेकिन क्लेन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। साइकोलॉजी ऑल्केमिस्ट्स भी मिली भगत में हैं। क्या मेरे विचार पढ़े जा सकते हैं और रहस्य उजागर हो सकता है? लेकिन मेरे पास ग्रे फॉग मुझे संवर्धित कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ असामान्यता होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने एंडरसन के साथ उस स्पेक्टेटर डेमिगॉड का सामना किया था। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स की उत्पत्ति हर्मेस द्वारा छोड़ी गई किसी चीज से हुई थी। हर्मेस है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, क्लेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने सहज रूप से खुद को इसके बारे में गहराई से सोचने से रोक दिया, जैसे उसने एरियाना को देखा और आराम किया। उसने पूछा, क्या ये जगह छिपी कंसील्ड हुई है? बहुत, एरियाना ने शांति से जवाब दिया। उनके पीछे लोग आए और गए, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। क्लेन ने सांस छोड़ी, जैसे उसने अपने विचारों को तैयार किया। एम्परर रोजेल ने एक बार अपनी डायरी में कहा था कि उस प्राचीन गुप्त संगठन के सदस्य सभी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो क्या यह संभव हो सकता है कि 3 चर्चों के उच्च रैंकिंग सदस्यों में से एक ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का सदस्य हो? और क्या यह हो सकता है कि एरियाना और आर्कबिशप्स ने जो रूइंस देखे वो असली नहीं थे, बल्कि एडम द्वारा कल्पना किए गए थे? चैप्टर 1032 फोर्सफुल प्योरीफायर। अपने विचारों को रोकते हुए और अपने सामने कंसीलमेंट के एंजल को देखते हुए क्लेन ने अपने शब्दों पर विचार किया। क्या कोई संभावना है कि जो रूइंस आपने देखे वे वास्तव में कल्पना किए गए थे? उसने एडम या ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का सीधे उल्लेख नहीं किया, डरते हुए कि एरियाना के कंसीलमेंट जोन में ऐसे मामलों पर चर्चा करने से अभी भी एडम द्वारा सुना जाएगा, जिसने स्पेक्टेटर पाथवे की यूनिकनेस को धारण किया था और हाल ही में 008 प्राप्त किया था। चूंकि वो एरियाना के कंसीलमेंट की दुनिया के अंदर था, क्लेन का मानना था कि एडम और ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के बारे में सोचने से कोई समस्या होने की संभावना नहीं थी, लेकिन जोर से कहने पर यह जरूरी नहीं था। आखिरकार मिस्टर डोर उस समय एम्परर रोजेल के साथ एडम पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते थे, न केवल इसलिए क्योंकि सीक्रेट सॉर्सेरर की बियॉन्डर पावर्स में सीक्रेट कीपिंग थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो किंग ऑफ एंजल्स भी थे, जो एडम और आमोन से कम नहीं थे, शायद और भी ऊंचे। कल्पना। एरियाना ने क्लेन के कीवर्ड को धीरे से दोहराया, जैसे कि उन्होंने कुछ समझ लिया हो। उनके स्तर पर वे प्राचीन इतिहास और 22 पाथवे की मुख्य विशेषताओं से अनजान नहीं थीं। कोनास किलगर के बयान से यह स्पष्ट था कि राजा का गुड साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के साथ काम कर रहा था, और ये एक ऐसा संगठन था जिसके नियंत्रण में स्पेक्टेटर पाथवे था। क्लेन ने पहले सिर हिलाया और फिर कहा, उनके उच्च अधिकारियों के पास कल्पना को वास्तविकता में बदलने की क्षमता होने की संभावना नहीं है। इस दुनिया में केवल 1 से 2 लोग हैं जिनके पास ऐसी अथॉरिटी है। एरियाना ने विचार में सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। अब जब अंडरग्राउंड रूइंस हमारे लिए खुले हैं, तो मैं इसे सत्यापित करने का मौका ढूंढूंगी। यदि ये सच है, तो इसका मतलब है कि चर्च ऑफ स्टीम और स्टॉर्म्स के एक या कई आर्कबिशप्स उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चर्च ऑफ एवरनाइट के ऊपरी अधिकारियों के समस्याग्रस्त होने की संभावना नहीं उठाई, क्योंकि गॉडेस ने कंसीलमेंट की अथॉरिटी को वील्ड किया था। लंबे समय तक उनसे ऐसे मामलों को छिपाना बहुत मुश्किल था। क्लेन मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य से पूछा, अंडरग्राउंड रूइंस 3 चर्चों के लिए खुले रहेंगे? हाँ, यदि ये वास्तव में कल्पना किया गया है, तो इसका मतलब है कि उनका सहयोग सफलता के कगार पर है और उन्हें बस चीजों को थोड़ी देर और टालने की जरूरत है। एरियाना ने बस अपने सिद्धांत को समझाया। यही मैं भी सोच रहा हूँ। समय का ज्वार सब कुछ डुबोने की कोशिश में आ रहा है। शुक्र है, मैं पहले की तुलना में बहुत अधिक तैयार हूँ।
अब मेरे पास एक डेमिगॉड लेवल का मैरियोनेट है और कुछ क्षेत्रों में वो मुझसे ज्यादा मजबूत है। आखिरकार वो मेरी बियॉन्डर पावर्स का उपयोग कर सकता है, जबकि मैं उसकी उपयोग नहीं कर सकता। चूंकि मैं बिजारो सॉर्सेरर पोशन को जल्द ही नहीं पचा सकता और एडवांसमेंट नहीं ले सकता, मेरे मैरियोनेट को मजबूत करना भी खुद को बचाने के लिए एक प्रभावी उपाय है। मैं सैंग्विन और मिस शारोन की रोज स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ साजिश पर भी ध्यान दे सकता हूँ। क्लेन के विचार तुरंत साफ हो गए। उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया और लापरवाही से पूछा, क्या तीनों चर्च प्रिंस ग्रोव के स्पष्टीकरण पर संदेह करते हैं? वे नहीं करते। एरियाना ने स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया। कोनास किलगर ने कैटरीना का उल्लेख किया था, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है। आखिरकार वे समझा सकते हैं कि डेमनिस सेक्ट के साथ विभाजन के बाद कैटरीना को चीजों पर चर्चा करने और संशोधन करने का प्रयास करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसे क्रूरतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान, जैसा कि वे एक दूसरे के रहस्यों को जानते थे, उनमें से किसी ने भी बैठक में कार्रवाई नहीं की। तब ये समझाया जा सकता है कि कोनास किलगर, एक डेमिगॉड जिसे मामले की जानकारी नहीं थी, ने ये गलती की कि सहयोग प्रयास अभी भी जगह पर था। और एक एंजल परिवार के साथ सामना करने पर, जो सेना में कम से कम आधी ताकतों को वील्ड करता है, तीन चर्च तब तक तुरंत उनके साथ शिष्टाचार नहीं खोएंगे जब तक कि सबूत न हो। सबसे पहले वे एकजुट नहीं हैं, और उन्हें यह विचार करना होगा कि यदि गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो फेनापोटर, इंटिस और फेनापोटर जैसे देश, साथ ही चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन, गॉड ऑफ कॉम्बैट अर्थ मदर और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। क्लेन जल्दी ही वर्तमान स्थिति का विश्लेषण लेकर आया। उसने बस उल्लेख किया, विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड की तरफ सेंटेस ऑफ व्हाइट कैटरीना के दिखाई देने के संकेत थे। मैं उसे खोजने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा क्लेन अभी भी खतरनाक ट्रिसी को ढूंढना चाहता था और उसे खत्म करना चाहता था। उसे जाने देने की अपनी गलती की भरपाई करना चाहता था, क्योंकि वो उसका उपयोग करना चाहता था। उसका मूल्य स्पष्ट रूप से उसके जितना खतरनाक नहीं था। मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूंगी। एरियाना ने संकेत दिया कि वे कैटरीना के बारे में सुराग की जांच करेंगी। मुझे कहना होगा कि मेरे साथ मामलों पर चर्चा करते समय मैम एरियाना का रवैया काफी सुकून देने वाला है। वे उस कृपालु कॉन्डेसेंडिंग रवैये को बाहर नहीं निकालती जो एक एंजल या आर्क बिशप के पास होता है। वे पूरी तरह से मेरे साथ एक समान व्यवहार करती हैं। एरियाना के शब्दों को सुनने के बाद क्लेन ने मार्मिकता, पॉइनेंसी की एक हैरान करने वाली भावना महसूस की। उसने इसके बजाय पूछा, क्या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के ह्विन रैम्बिस को पकड़ लिया गया है? ये कोनास किलगर की गवाही से जानकारी में उल्लिखित प्रमुख आंकड़ों में से एक था, उन सुरागों में से एक जिसने राजा के गुट की साजिशों को उजागर किया। वह लापता हो गया है, एरियाना ने संक्षेप में उत्तर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, एक रिसाव की संभावना फिर से बढ़ गई है। ह्विन रैम्बिस भूमिगत हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिस जस्टिस और अन्य सदस्यों से सीधे संपर्क नहीं कर सकता। जब समय आएगा, मिस जस्टिस पहले से ही कुछ समय से उससे नफरत करती हैं। एकमात्र समस्या ये है कि क्या एडम बैकलैंड में दिखाई देगा और नकली रूइंस की कल्पना करेगा। यदि ऐसा होता, तो विन रैम्बिस पर हमला करने का मतलब ये हो सकता है कि इस किंग ऑफ एंजल्स द्वारा देखे जाने की संभावना गैर शून्य नॉन जीरो है। ये भी हो सकता है कि वो किसी को जाने बिना विन रैम्बिस के बगल में बैठेगा। क्लेन ने जितना अधिक सोचा, उसे उतना ही अधिक सिरदर्द हुआ। ये कहा जाना चाहिए कि एक ऐसे युग में, जिसमें देवता शायद ही कभी वास्तविक दुनिया पर उतरते थे, दो भाई एडम और आमोन किसी के स्तर और ताकत की सीमा थे। वे भयानक, शक्तिशाली, डराने वाले और दुर्जेय, फॉर्मिडेबल होने के पर्याय थे। एक किंग ऑफ एंजल्स एक देवता के सबसे करीब का अस्तित्व था। आमोन की तुलना में मैं एडम से ज्यादा डरता हूँ। वह तुम्हारे बगल में बैठा हो सकता है, तुम्हें सुन रहा है और तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा है, जबकि वह तुम्हारे सबसे सच्चे विचारों को पढ़ता है, जिससे तुम सबसे प्राकृतिक, तार्किक लेकिन हैरान करने वाले तरीके से मर जाते हो। इस विचार पर क्लेन चारों ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, डरते हुए कि शुद्ध दिखने वाली आंखों और दाढ़ी वाला वो साधारण पुजारी एक ट्रे पकड़े हुए होगा, रोस्टिंग रैक के बगल में खड़ा होगा, क्योंकि वो भोजन का इंतजार कर रहा था और उसे मुस्कान के साथ देख रहा था। बिना किसी संदेह के क्लेन को कुछ भी नहीं मिला। उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करते हुए एरियाना ने शांति से कहा, वो यहाँ नहीं है। फ्यू, शुक्र है, कंसीलमेंट के एक एंजल का आशीर्वाद है। क्लेन ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और धीरे से सिर हिलाया। मैं ह्विन रैम्बिस के ठिकाने पर ध्यान दूंगा। एरियाना ने सिर हिलाया और कहा, इस मामले के खत्म होने के बाद तुम एक बेस्टोमेंट के लिए गॉडेस से प्रार्थना करने का प्रयास कर सकते हो। यानी कि गॉडेस अब तक मेरे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। जब समय आएगा, वे मुझे स्कॉलर ऑफ योर पोशन फॉर्मूला प्रदान करेंगी। क्लेन ने एरियाना को मोटे तौर पर समझा। वो खड़ा हुआ और अपनी छाती को 4 बार थपथपाया। प्रेज द लेडी। एरियाना ने भी क्रिम्सन मून बनाया।
प्रेज द लेडी। उनका फिगर धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि उसे मिटा दिया गया हो। फिर भी अलाव पार्टी के मेहमानों ने तपस्वी के आगमन को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। क्लेन फिर से बैठ गया और दूसरे कोण से अपनी स्थिति का विश्लेषण करना जारी रखा। बेशक इस पुजारी को देखने की तुलना में वो पुजारी के ऊपर देखने और उसे वापस मुस्कुराते हुए देखने, अपने हाथ में शराब का प्याला उठाने से ज्यादा डरता था। सौभाग्य से निरीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद उसने पुष्टि की कि मेगुर जागीर के साथ कुछ भी असामान्य नहीं था। क्लेन ने राहत की सांस ली और अपनी स्पिरिचुअलिटी वापस ले ली। उसने फिर लंबी धब्बेदार मेज पर कांस्य क्रॉस पर अपनी नजर डाली। ये एक ऐसा आइटम था जिसे द मैजिशियन और जजमेंट ने हाल ही में बलिदान किया था। उन्होंने कहा कि ये मिस्टर फूल को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए था और इस अस्तित्व को खुश करने की आशा व्यक्त की। ये ऐसा नहीं लगता कि इसका स्तर कम है। क्लेन ने नुकीले क्रॉस को उठाया और मिस्टिकल आइटम की बियॉन्डर पावर्स और नेगेटिव इफेक्ट्स का जल्दी से पता लगाने के लिए डिविनेशन का उपयोग किया। वे दोनों एक ही थे। कांस्य क्रॉस पतन, डिजेनरेशन, भ्रष्टाचार, क्षरण, करोजन, अंधेरे, बुराई, बीमारियों और अन्य डोमेन्स की शक्तियों को साफ कर सकता था, जिससे वे जल्दी से नष्ट हो जाते जब तक कि कुछ भी न बचे। इस कारण से यह मिस्टिकल आइटम बियॉन्डर विशेषताओं के मानसिक भ्रष्टाचार को भी साफ कर सकता था। और ये ठीक इस शक्तिशाली शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन के कारण था कि कांस्य क्रॉस अन्य मिस्टिकल आइटम्स के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता था या बियॉन्डर विशेषताओं के संपर्क में नहीं आ सकता था। ये एक ही व्यक्ति पर मौजूद नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये विल्डर की बियॉन्डर विशेषता को भी पीछे हटा देता था, हालांकि उस तरीके से नहीं जो स्पष्ट था। समय बीतने के साथ ये धीरे धीरे बियॉन्डर की विशेषता को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये भी था कि यदि कोई 1 घंटे से अधिक समय तक कांस्य क्रॉस को ले जाता या पहनता, तो बियॉन्डर का सीक्वेंस कम से कम एक सीक्वेंस गिर जाएगा। 3 घंटे से परे गैर डेमिगॉड्स निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति में बदल जाएंगे। 6 घंटे से अधिक होने पर सीक्वेंस 4 और सीक्वेंस 3 संत भी अपनी बियॉन्डर पावर्स खो देंगे। ये एंजल्स के खिलाफ लगभग अप्रभावी था, क्योंकि उनमें बियॉन्डर विशेषताओं को चकनाचूर करने की क्षमता थी। उनका अपनी शक्ति के स्रोत पर बहुत मजबूत नियंत्रण था। इसका उपयोग उन बियॉन्डर्स की विशेषताओं को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो बिना मरे आगे बढ़ने में विफल रहे, या उन लोगों से जो नियंत्रण खो बैठे। इस क्रॉस की शक्तियां सन पाथवे के अनशैडोड से मिलती जुलती हैं। क्लेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। लेट देयर बी लाइट। हाथ में कांस्य क्रॉस को बारीकी से जांचते हुए क्लेन को यकीन था कि ये कम से कम ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट था। इसके प्यूरिफाइंग इफेक्ट्स के अलावा इस मिस्टिकल आइटम में फ्लेयरिंग सन और सन डोमेन के अन्य डेमिगॉड लेवल स्पेल भी थे। जहां तक इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात है, अगर कोई इसे ठीक से इस्तेमाल करे तो वे कोई समस्या नहीं थे। उदाहरण के लिए उन लोगों की मदद करना जो बियॉन्डर दुनिया में लड़खड़ा गए और फिर से सामान्य इंसान बनने के लिए इस पागलपन से बचने की उम्मीद कर रहे थे। इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी किया जा सकता है जिन्होंने बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को सीक्रेट करने के लिए अतिरिक्त पोशंस का सेवन किया। हालांकि इसके लिए सटीक समय की आवश्यकता थी, अन्यथा ये आसानी से किसी के सीक्वेंस को गिरा सकता था। बेशक पोशंस द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किए गए शरीर और आत्मा को निश्चित रूप से एक सामान्य मानव के एसेंस के साथ बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। बियॉन्डर्स जो इस सर्कल से पीछे हटने के लिए इस कांस्य क्रॉस पर निर्भर थे, निस्संदेह रेसिडुअल इफेक्ट से पीड़ित होंगे और सटीक परिस्थितियां उनके पाथवे और सीक्वेंसेस के आधार पर भिन्न होंगी। इसने क्लेन को आ भरने पर मजबूर कर दिया। यह अब तक का सबसे उपयोगी और मूल्यवान नेगेटिव इफेक्ट था जो उसने देखा था। उसके लिए एकमात्र समस्या ये थी कि इस कांस्य क्रॉस को लंबे समय तक अपने साथ नहीं रखा जा सकता था। वो इसे अपने मैरियोनेट को भी नहीं सौंप सकता था, क्योंकि ये मैरियोनेट की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को बाहर निकाल देगा और उसका सीक्वेंस गिरा देगा। और एक मैरियोनेट अब एडवांसमेंट्स के लिए पोशंस का सेवन नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी स्पिरिट बॉडीज अनिवार्य रूप से मर चुकी थीं। जहां तक सामान्य प्राणियों को मैरियोनेट्स में बदलने देने की बात है, वे लंबे समय तक इस क्रॉस को पहनकर सूर्य की स्तुति करेंगे और उसके नियंत्रण से बच जाएंगे। मैं इसे केवल ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ सकता हूं और जरूरत पड़ने पर इसे बाहर निकाल सकता हूं। एक बिजारो सॉर्सरर के लिए ये साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं है। आखिरकार मैं बिना तैयारी के प्रदर्शन नहीं करता। मैं बाद में पुष्टि करूंगा कि क्या ये अनशैडोड से मेल खाता है। यदि ऐसा होता है तो मैं इसे लाइट के पुजारी पोषण को पचाने के बाद लिटिल सन को बेच दूंगा। मुझे विश्वास है कि सिटी ऑफ सिल्वर की 6 सदस्यीय परिषद समान मूल्य के सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ इसका आदान प्रदान न करने के लिए कंजूस नहीं होगी। सन पाथवे स्पष्ट रूप से अन्य पाथवे की तुलना में देवताओं की परित्यक्त भूमि के लिए अधिक उपयुक्त है। क्लेन ने अच्छे मूड में सोचा जैसे उसने कांस्य क्रॉस को लंबी धब्बेदार मेज पर वापस रखा। उसने तुरंत पुष्टि नहीं की और 160 बोकलुंड स्ट्रीट लौटने तक इसे छोड़ने की योजना बनाई।
जब ऐसा होता तो वो सील्ड आर्टिफैक्ट की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए ड्रीम डिविनेशन का भी उपयोग करता। चूंकि मेगुर जागीर अंडरग्राउंड रूइंस के बहुत करीब थी, उसे डर था कि रॉयल फैमिली का एंजल या शायद एडम भी क्षेत्र का अवलोकन कर रहा था। यदि उसके प्रयोगों से कुछ बदलाव होता और ग्रे फॉग में हलचल पैदा होती, तो उसका सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो सकता था। रात के खाने से पहले क्लेन एक बार फिर ग्रे फॉग के ऊपर गया और कान से क्रॉस उठाया। उसने पहले पुष्टि की कि क्रॉस सन पाथवे के सीक्वेंस 4 अनशैडोड के अनुरूप था, और बल्कि बिना किसी रचनात्मकता के इसे अनशैडोड क्रूसिफिक्स नाम दिया। उसके बाद उसने एक पेन उठाया और एक नया डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। इस क्रॉस की उत्पत्ति। क्लेन ने तुरंत भविष्यवाणी नहीं की कि क्या अनशैडोड क्रूसिफिक्स में व्यवस्थित होने के कोई निशान हैं, डरते हुए कि ये एडम की ओर इशारा कर सकता है और उन्हें सतर्कता की स्थिति में डाल सकता है। उसने सील्ड आर्टिफैक्ट की उत्पत्ति का पता लगाकर स्थिति की जांच करने की योजना बनाई। यदि अनशैडोड क्रूसिफिक्स का मालिक या पूर्व मालिक एडम था, तो मामले की सच्चाई निस्संदेह जानबूझकर व्यवस्था की ओर इशारा करेगी। पेन नीचे रखते हुए क्लेन ने क्रॉस को नीचे देखा और भारी सांस छोड़ी। मैं फिर से मौत को दावत दे रहा हूं। हालांकि चीजें अब वैसी नहीं थीं। क्लेन अब एक सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर, एक डेमिगॉड था। वो जितना नुकसान सह सकता था, और साथ ही ग्रे फॉग के ऊपर रहस्यमय स्थान की शक्ति की मात्रा जिसे वो उपयोग कर सकता था, वो उस पिछली स्थिति से कहीं अधिक थी जब वो सीक्वेंस 5 था। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ सेकंड बिताने के बाद वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स और दूसरे में कागज का टुकड़ा पकड़े हुए। उसने डिविनेशन स्टेटमेंट को धीरे से दोहराया। बार बार क्लेन ने गहरी नींद की स्थिति में प्रवेश करने के लिए कॉजिटेशन का उपयोग किया। धुंधली दुनिया में एक इमारत जिसका मूल रूप भूरे सफेद रंग की परतों द्वारा अस्पष्ट किया गया था, एक पिच ब्लैक वातावरण में खड़ी थी। इसके चारों ओर राक्षस थे। भूरे सफेद इमारत की सतह पर एक दरार खुल गई, जैसे लगभग सफेद त्वचा वाली एक हथेली बाहर निकली। एक फिगर बाहर निकला, एक आदमी। उसने एक काला पादरी का चोगा पहना था और उसकी छाती पर एक चांदी का क्रूसिफिक्स लटका हुआ था। इस आदमी के बाल लंबे नहीं थे और मुख्य रूप से रेवन ब्लैक रंग के थे। उसके बालों की जड़ों में सुनहरे रंग का हल्का सा संकेत था। उसकी आंखें शुद्ध सोने के रंग की थीं और उसकी त्वचा काफी सफेद थी। उसके पास एक गहरी रूपरेखा और स्पष्ट आंखों के सॉकेट थे। वो काफी हद तक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोगों जैसा दिखता था। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाया और बहुत ही साधारण क्रूसिफिक्स को पकड़ लिया। उसकी आंखों ने धीरे धीरे अपनी भ्रम की स्थिति खो दी, क्योंकि उसके होठों के सिरे थोड़े ऊपर मुड़ गए। उसने भारी आवाज में कहा, प्रकाश होने दो। भूरे सफेद इमारत के पिच ब्लैक परिवेश को तुरंत तेज रोशनी से छेद दिया गया, जिससे पता चला कि यह वास्तव में कैसा दिखता था। ये एक गहरी घाटी थी जहां इसके ऊपर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, फिर भी अनंत प्रकाश ने हर कोने को भर दिया। और प्रकाश था। अगले दृश्य की छवि चमकी। सुनहरे खून की एक बूंद, जिसने प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित की, चांदी के क्रॉस पर टपक गई। खून की बूंद के ऊपर एक फिगर लग रहा था, जो चकाचौंध रोशनी से बना था। वो चेहरा जिसे वो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, ऊपर देख रहा था, दर्द और विरूपण की भावना से बहुत वास्तविक तरीके से भरा हुआ था। उसने ग्रे फॉग के ऊपर के क्षेत्र की ओर अपनी नजर डाली, इसे क्लेन पर डाला, जो द फूल की हाईबैक कुर्सी पर बैठा था। उसकी भारी आवाज एक बार फिर गूंजी, रहस्य। अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के क्लेन के विचार एक धमाके के साथ फट गए। उसे संदेह था कि अनशैडोड क्रूसिफिक्स सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर, प्राचीन सूर्य देवता, एक शक्तिशाली देवता से उत्पन्न हुआ था, जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन जैसे प्राचीन देवताओं से भी मजबूत था। उन पर चुपके से नजर डालने से ऐसा नुकसान होगा जो ग्रोसले के ट्रैवल्स के क्लेन के पिछले डिविनेशन से अधिक होगा। भले ही ये सील्ड आर्टिफैक्ट अनशैडोड के अनुरूप न हो, ये निश्चित रूप से सन पाथवे से है। ज्यादा से ज्यादा ये अन्य बियॉन्डर विशेषताओं के साथ मिला हुआ है। नहीं, यह निष्कासित हो जाएगा और चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन का ट्रेडमार्क सोने का बना एक सेक्रेड एम्बलम है, एक अमूर्त सूर्य जिसका क्रॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस संभावना को खत्म करने के बाद सन डोमेन से संबंधित एकमात्र सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर, प्राचीन सूर्य देवता, एडम और आमोन के पिता, संदिग्ध ट्रांसमिग्रेटर है। ये विस्काउंट स्ट्रीटफुड के हाथों में दिखाई दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक विशेष अर्थ में ये ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर है जो रॉयल फैमिली के साथ सहयोग कर रहा है, और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट बस एक चाल है? बेशक, बहुत सारी अन्य संभावनाएं हैं। ये ऑगस्टस परिवार द्वारा पाया गया हो सकता है, क्योंकि वे फोर्थ एपोक में काफी प्रसिद्ध एंजल परिवार हैं और उनका लंबा इतिहास है। प्राचीन सूर्य देवता की कुछ वस्तुओं को खोजना काफी सामान्य है। यदि ये सील्ड आर्टिफैक्ट वास्तव में एडम द्वारा प्रदान किया गया था, तो क्या यह उनकी व्यवस्थाओं का हिस्सा हो सकता है?
डेमनस ट्रिसी के साथ सामना, जो स्पष्ट रूप से एक ईविल गॉड के साथ शामिल है, और उसका साथी विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड, जिसने इस प्यूरिफाइंग क्रॉस का उपयोग करना चुना और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ दिया। वह व्यवस्था बहुत उचित है। शेरमेन को खत्म करने का फैसला करने पर, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह एक ईविल गॉड द्वारा भ्रष्ट हो गई थी या नहीं, और दुर्घटनाओं के होने से डरता था, उसने किसी भी प्रत्यक्ष आक्रामक साधनों का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय इस सील्ड आर्टिफैक्ट को सक्रिय करने में समय बर्बाद किया। वो भी बहुत उचित है। हाँ, ये सब बहुत उचित है। मुझे बस यकीन नहीं है कि इस परिणाम के व्यवस्थित होने के कोई संकेत हैं या नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए 008 के लिए मेरा फोबिया फिर से अपना सिर उठा रहा है। हाँ, मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट ने पहले निजी तौर पर एडम पर चर्चा की थी। इसमें देवताओं की परित्यक्त भूमि, जाइंट किंग का कोर्ट और किंग ऑफ एंजल्स के बारे में मामले शामिल थे। ये भले ही ये एडम द्वारा व्यवस्थित किया गया हो, वो उन्हें ये आइटम क्यों देना चाहता है? क्लेन ने अपनी खोपड़ी में सहरन महसूस की जब उसने इसके बारे में सोचा। खुद को संयमित करते हुए उसने बोकलुंड स्ट्रीट लौटने के बाद और प्रयोग करने का फैसला किया। वो नहीं हिचकिचाया और तुरंत वास्तविक दुनिया में लौट आया। जहां तक कोनास किलगर की वस्तुओं की बात है, उसने स्थिति पर प्रारंभिक पकड़ हासिल करने के लिए ग्रे फॉग की वृद्धि के बिना केवल अपनी डिविनेशन शक्तियों पर भरोसा किया। कॉन्सर्टो ऑफ लाइट एंड शैडो, जिसे चर्च ऑफ एवरनाइट एसेटिक लीडर एरियाना ने लिया था और अंडरग्राउंड रूइंस को खोलने के लिए इस्तेमाल किए गए बैज के अलावा, कोनास किलगर के पास 2 अन्य मिस्टिकल आइटम्स थे। उनमें से एक रिवर्स शाउट ऑफ डेस्पेयर था, जिसका उल्लेख एरोड्स ने किया था। यह एक असफल बलिदान से उत्पन्न हुआ था और इसके 2 मोड थे। एक साधारण शॉट था, इसकी ताकत एक क्लाउन के एयर कैनन से थोड़ी कमजोर थी। दूसरा मशीन गन स्वीप था। यह 1 से 2 सेकंड में बड़ी संख्या में गोलियां उगल सकता था। ये 2 मोड हताशा की दहाड़ के साथ आए, जिसका संत स्तर पर डेमिगॉड्स पर एक निश्चित स्तर का प्रभाव था, लेकिन ये बहुत प्रभावी नहीं था। बेशक हर डेमिगॉड इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता था। बिल्कुल क्लेन की तरह, उसके पास इसे सीधे झेलने के लिए कोई हास्यास्पद शरीर या रक्षा नहीं थी। दूसरा आइटम लकी ग्रास था। यह बहुत सरल लग रहा था, एक 4 पत्तों वाला तिपतिया घास जिसे एक सुरक्षात्मक आकर्षण में बनाया गया था। इसकी शक्ति बाद के असफल प्रयास के बाद किसी की सफलता की संभावना को जमा करना थी। नेगेटिव साइड इफेक्ट यह था कि इसने पहनने वाले के चरित्र दोषों को बढ़ा दिया। क्लेन का मूल्यांकन इसका नाम बदलकर मदर ऑफ सक्सेस करना था। ये 2 मिस्टिकल आइटम्स क्लेन के लिए बहुत कम मूल्य के थे। उसने उन्हें कोनास किलगर के व्यक्ति पर रखना जारी रखा। इसके बजाय ये डेमिगॉड मैरियोनेट था जो उसकी सबसे बड़ी फसल थी। लॉयर्स के पास कानून में खामियों का उपयोग करने के तरीके की तीव्र समझ और ज्ञान था, जिसमें लक्ष्य को मार्गदर्शन और समझाने की क्षमता और एक संविधान जो नियमों को तोड़ता था। ब्राइबर के पास रिश्वत थी, बैरन ऑफ करप्शन के पास डिस्टॉर्शन था, मेंटर ऑफ डिसऑर्डर के पास डिसऑर्डर था, और अर्ल ऑफ द फॉलन के पास बेस्टोमेंट, मैग्नीफाई और एक्सप्लॉइट था। वे सभी बहुत अच्छी शक्तियां थीं। यदि उसने एरोड से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं की होती और पर्याप्त तैयारी नहीं की होती और एक योजना नहीं बनाई होती, साथ ही कंसीलमेंट के एक एंजल की मदद नहीं ली होती, तो क्लेन का मानना था कि फेट साइफन जैसी वस्तुओं के होने पर भी उसके पास कोनास किलगर को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में उसे एक मैरियोनेट में बदलने के बजाय कोनास किलगर को ग्रेस करने के लिए क्रीपिंग हंगर का उपयोग करना बहुत अधिक विवेकपूर्ण होगा, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, तो मैं अर्ल ऑफ द फॉलन की केवल 3 बियॉन्डर पावर्स का उपयोग कर सकता हूँ। जैसे ही क्लेन ने इसके बारे में सोचा, वो बाथरूम से बाहर निकला और अलाव पार्टी में लौट आया।